बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है, आज हमारा क्या है, इससे पहले हमने जो चैप्टर सेकंड था पहले उसका हमने एमसीक्यू सारे जो कम्प्लीटली करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के हमने एमसीक्यू सारे क्या कर लिए थे। आज हम सेकंड लेक्चर है जो फर्स्ट चैप्टर है सेकंड ईयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक, आज हम इसका एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसका हर बेसिक और हर कम्प्लेक्स एमसीक्यूज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के हम तमाम हर कॉम्प्लेक्स और हर बेसिक एमसीक्यूज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर अगर आपने एंड तक देख लिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड अगर आपने चैप्टर सही तौर पर पढ़ा है और ये एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस कर लिए तो इंशाल्लाह आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है वो 95% क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज है, देयर आर दो चार्जेस है ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 कूलम। दोनों चार्जेस है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 कूलम, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है 2 कूलम एंड 6 कूलम। दो चार्जेस है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 कूलम है और दूसरे का 6 कूलम है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी, और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर। अब ये आपसे पूछा कि यहाँ पर एक चार्ज, लेट्स सपोज ये चार्ज दोनों क्या है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो याद रखना चार्ज में हम क्या करते हैं, चार्ज में हम साइन को नहीं देखते कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। से ये पॉजिटिव है तो से ये मतलब यहाँ पर क्या होगी, दोनों सेम चार्जेस से रिपल्शन होगी, मगर आपने मैग्नीट्यूड को नहीं देखना है। अगर नेगेटिव साइन फोर्स में लगे होते, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा था कि चार्जेस को आपने नहीं देखना है कि -10 में लिखो और सिर्फ +10, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो इसलिए आपने मैग्नीट्यूड मतलब साइन को नहीं देखना है कि +10 क्या है, बड़ा है, और -10 क्या है, छोटा है। तो आपने साइन को नहीं देखना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर क्या लिखूं, -20। अब अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों चार्जेस में से कौन सा बड़ा है, तो सिंपल जाहिर सी बात है -20 क्या है, बड़ा है। आपने साइन को नहीं देखना है, चार्जेस के केस में साइन को नहीं देता है। चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर दो चार्जेस है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है 2 कूलम, इसका 2 कूलम और इसका क्या है 6 कूलम। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। आपसे पूछ रहा है कि ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगा रहा है और ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगा रहा है। इसको F1 का नाम दे दो और इसको F2 का। मतलब जो चार्ज 2 कूलम है वो इस पर F1 फोर्स लगा रहा है, जबकि चार्ज 6 कूलम जो ये सेकंड चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड 6 कूलम है वो इस पर क्या लगा रहा है, F2। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों फोर्सेस का रेशियो बताओ। आपने पढ़ा था कि कूलम कौन सा फोर्स है, कूलम एक म्यूचुअल फोर्स है। कूलम कौन सा फोर्स है, एक म्यूचुअल फोर्स है। ये भी आपसे एमसीक्यूज आ सकता है कि कूलम कौन सा फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स। तो आपने भी ये भी याद रखना है। तो कूलम कौन सा फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स है। अब म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या है कि फोर्स इन दोनों के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन में। फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। फोर्स क्या है, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। फोर्स का एक चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, फोर्स का दोनों Q1 और Q2, सही है। फोर्स का दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं कि म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स। अब हम अपने आंसर की तरफ जाएंगे। ये हमें ये बता रहे कि जितना फोर्स 2 कूलम 6 कूलम पर लगाएगा उतना ही 6 कूलम फोर्स 2 कूलम पर लगाएगा। मतलब अगर 2 कूलम ने इस पर जितना फोर्स लगाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में 6 कूलम भी उतना ही फोर्स लगाएगा। तो दोनों फोर्स का रेशियो क्या होगा, F1 to F2 रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। क्यों, आपने मैं अभी एक एमसीक्यूज और लिखे, कूलम लॉ, जो कूलम लॉ है वो किसके रिलेटेड है, जो कूलम फोर्स है वो क्या है, हम कूलम लॉ में पढ़ते हैं जिस तरह न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक। मतलब कूलम लॉ क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ से क्या है, सेम है। किस तरह, बिल्कुल उसी तरह है, उसका जो कंसेप्ट है बिल्कुल उसी तरह है। क्यों, ये कूलम फोर्स कौन सा फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स। कूलम फोर्स कौन सा फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स। किस तरह म्यूचुअल फोर्स, और न्यूटन थर्ड लॉ में हम क्या पढ़ते हैं कि दो फोर्सेस मतलब एक्शन, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। इसी तरह कॉलम फोर्स में हम भी इसी तरह पढ़ते हैं कि हमने क्या पढ़ा, हमने एक डेरिवेशन के F21 इज इक्वल टू -F212, सही है, 1 2। मतलब इसका मतलब ये है कि दोनों फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड में भी सेम है, मगर सिर्फ उसका डायरेक्शन क्या है, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितना फोर्स F1 पर लगाएगा, मतलब F21 जितना रिएक्शन लगाएगा F12 पर, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 क्या लगाएगा, इस पर रिएक्शन लगाएगा। मतलब आपने कभी ये नहीं देखा, जिस तरह मैं जमीन पर खड़ा हूं, मैं जमीन पर फोर्स लगा रहा हूं
तो ज़मीन पर क्या है, मैं एक्शन कर रहा हूँ और ज़मीन अपोजिट डायरेक्शन में मुझ पर फोर्स लगा रहा है। तो मैं जितना फोर्स लगाऊंगा, जितना एक्शन करूंगा, मुझे अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही रिएक्शन मिलेगा। तो याद रखना, कूलम्ब फोर्स मैग्नीट्यूड पर डिपेंड, वो क्या है, इसके मैग्नीट्यूड को आपने नहीं देखना है कि 6 कूलम्ब का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा। याद रखना, ये ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएगा। और 2 कूलम्ब कम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज, चार्ज 2 कूलम्ब वाला क्या है, स्मॉल मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है, तो 2 कूलम्ब कम फोर्स लगाएगा, जबकि 6 कूलम्ब वाला जो चार्ज है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, वो मासेस पर डिपेंड नहीं करेगा। जितना 2 कूलम्ब फोर्स 6 कूलम्ब पर लगाएगा, उतना ही 6 कूलम्ब 2 पर लगाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। जिस तरह आप एक बाल उठाते हो, दीवार पर हिट करते हो, बाल आपने दीवार से मार दिया, आपने एक्शन कर दिया, मतलब जितना फोर्स आपने एक्शन में यूज किया, अपोजिट डायरेक्शन में दीवार बाल पर उतना ही क्या लगाएगा, रिएक्शन लगाएगा। तो दीवार, हालांकि दीवार कितना बड़ा है और बाल कितना कम है, जितना फोर्स आपने बाल पर लगा दिया, अपोजिट डायरेक्शन में दीवार उस पर क्या लगाएगा, रिएक्शन लगाएगा। तो याद रखना, मासेस को नहीं देखना है। तो इसलिए जितना फोर्स 2 कूलम्ब वाला इस 6 कूलम्ब पर लगाएगा, तो 6 कूलम्ब वाला फोर्स, 6 कूलम्ब वाला चार्ज भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो इसलिए इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो रेशियो क्या आएगा, 1:1, सही है, 1:1। इसके बाद कूलम्ब लॉ इज एप्लीकेबल। कूलम्ब लॉ एप्लीकेबल है। कूलम्ब लॉ किन चार्जेस पर एप्लीकेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। पॉइंट चार्जेस पर, स्टेशनरी चार्जेस पर, बोथ ए एंड बी, डी मूविंग चार्जेस। मैं अक्सर जो एमसीक्यूज के स्टेटमेंट में तमाम वो पॉसिबल जो रिलेशन है, मतलब तमाम वो पॉसिबल एमसीक्यूज जो मतलब पॉसिबल आंसर बन सकते हैं, मैं वो तमाम लिख लेता हूँ, सही है। यहाँ पर पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस, बोथ ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट ऑप्शन। क्यों, कूलम्ब लॉ हम क्या पढ़ते हैं, कूलम्ब लॉ में स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसलिए कूलम्ब लॉ कौन से चार्जेस पर एप्लीकेबल होगा, स्टेशनरी चार्जेस। स्टेशनरी चार्जेस क्या है, स्टैटिक चार्जेस जो रेस्ट पर होंगे। उसी तरह पॉइंट चार्जेस क्या है, वो चार्जेस जिसका मतलब दरमियान वाला डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू इस साइज, मतलब उसके साइजेस के मुकाबले में। तो इसलिए कूलम्ब लॉ किस चार्जेस पर एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्जेस पर और स्टैटिक चार्जेस पर। क्योंकि कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो चार्जेस एट रेस्ट, हम कौन से चार्जेस को पढ़ेंगे, रेस्ट में होंगे। तो इसलिए कूलम्ब लॉ भी एप्लीकेबल है स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस पर, बोथ ए एंड बी ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज थ्राइस द फोर्स बिटवीन देम। अगर हम डिस्टेंस को थ्राइस कर दे, थ्राइस का मतलब क्या है, 3 गुना बढ़ा दे। डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, 3 गुना बढ़ा दे, तो फोर्स क्या होगी, सिंपल डिस्टेंस, तो फोर्स क्या होगी, बहुत ही आसान एमसीक्यूज है, सिंपल अपने फार्मूले को ही देखना है, फार्मूले से ही तमाम एमसीक्यूज निकलते हैं। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है, फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछे कि डिस्टेंस को अगर हम थ्राइस कर दे, डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दे, तो फोर्स क्या बन जाएगा। तो सिंपल आप यहाँ पर पुट कर देना, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस को अगर हम क्या कर दे, 3 गुना बढ़ा दे, तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स 1/9 बन जाएगा। फोर्स क्या बन जाएगा, 1/9। फोर्स क्या बन जाएगा, 1/9। ये क्या है, 1/9। फोर्स क्या बन गया, 1/9। अगर आप डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ाओगे ना, तो फोर्स क्या आएगा, 9 गुना कम हो जाएगा। 9 गुना 1/9 मतलब फोर्स 9 गुना कम हो गया। तो ऑप्शन क्या आ गया, 1/9, 1/6, 1/3 ऑल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 1/9। सिंपल इस तरह भी आ सकता है 1/9, या इस तरह मतलब डेरिवेशन की फॉर्म में, मतलब वर्डिंग की फॉर्म में भी इस तरह आ सकता है, और इस तरह मैथमेटिकल फॉर्म में भी आ सकता है। तो इसलिए फोर्स कितनी गुना कम होगी, 9 गुना फोर्स कम होगी, 1/9 हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज 1 कूलम। आपके साथ क्या है, चार्जेस है, और ईच चार्ज इज 1 कूलम एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर। द फोर्स विल बी इक्वल टू, फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा। सिंपल आपके साथ फिर से वही कूलम लॉ से रिलेटेड, कूलम फार्मूले से रिलेटेड एमसीक्यूज है। आपसे पूछे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, मतलब हर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 कूलम, और फिर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 1 मीटर। आपसे सिंपल पूछा है कि फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स कूलम कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा, फोर्स कूलम कांस्टेंट के इक्वल नहीं होगा, फोर्स 30 न्यूटन आएगा, नन। सिंपल आप यहाँ पर हल करो, F इज इक्वल टू KQ1Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल टू कूलम फोर्स, K की वैल्यू आपको पता है कि 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ K की वैल्यू क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ तो इसलिए मैं अभी K की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं एमसीक्यूज के रिलेटेड क्या है, सोल्व कर रहा हूँ।
तो के की वैल्यू फिलहाल नहीं लिखो। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, ईच चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड। आपने इस वर्डिंग पर गौर करना है कि ईच चार्ज इज 1 कूलम, मतलब दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम है। हर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 कूलम। तो इसलिए 1 कूलम से ये दोनों का क्या है 1 कूलम मल्टीप्लाई बाई 1 कूलम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है 1 मीटर। 1 का आप स्क्वायर ले लो तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही बन जाएगा F इज इक्वल टू के 1 मल्टीप्लाई बाई 1, नीचे क्या है 1 का स्क्वायर क्या बनता है 1। तो फोर्स किसके इक्वल आ गया, कूलम कांस्टेंट के इक्वल आ गया। समझ आ गया, 1 कूलम मल्टीप्लाई बाई 1 कूलम वही 1 आएगा, नीचे क्या है 1, क्या है नीचे क्या है 1 का स्क्वायर तो 1 आता है। तो इसलिए फोर्स इज इक्वल टू कूलम कांस्टेंट, या फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन। अब आप खुद ऑप्शन को देखो, जो ऑप्शन करेक्ट होगा इसके रिलेटेड आप इसको सिलेक्ट कर दो। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद इफ द चार्जेस आर 16 मीटर अपार्ट, चार्जेस आपके साथ वो 16 मीटर क्या है एक दूसरे से दूर है, 16 मीटर अपार्ट, देन द डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड 4 मीटर। मतलब पहले डिस्टेंस दो चार्जेस के दरमियान 16 था, अब उसको कम करके 4 मीटर तक लाया गया। द फोर्स विल बी, अब सिंपल इस तरह एमसीक्यूज है। अब इसको वर्डिंग की फॉर्म में लिखा था, यहाँ पर आपको सिंपल वहाँ पर मतलब वैल्यू देखकर यहाँ पर वर्डिंग की फॉर्म में लिखा था। वैल्यू क्या है कि पहला डिस्टेंस क्या था, दो चार्ज, एक चार्ज ये है, लेट्स सपोज कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आप कंसीडर करो। पहले डिस्टेंस क्या था 16 मीटर था। अब इस डिस्टेंस को क्या किया, कम करके कितना कर दिया 4 मीटर। अब आपसे पूछ रहे हैं कि फोर्स क्या होगी। डिस्टेंस को 16 से क्या कर दिया 4 तक लाया गया, डिस्टेंस को कम करके। जब डिस्टेंस को कम करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। को यूज करना है कि 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, मतलब डिस्टेंस कितना गुना कम हो गया, 4 गुना इसने डिस्टेंस को कम कर दिया। आपको नजर भी आ रहा है 16 से 4 मीटर तक लाया गया, तो डिस्टेंस कितना गुना कम कर दिया 4। आपने इस रिलेशन से बता दिया, पहले डिस्टेंस दो चार्जेस के दरमियान 16 था, सही है। फिर 16 से आपने क्या कर दिया, उन दोनों चार्जेस को क्लोज कर दिया। दोनों चार्जेस को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, मतलब करीब ले गए हो। जब करीब ले आए हो, सही है, इस तरह दोनों चार्जेस को आपने क्या किया, करीब ले आए हो, सही है। अब जो डिस्टेंस है वो क्या है 4 मीटर। अब आपसे वो पूछ रहे कि फोर्स क्या होगी, सिंपल फोर्स क्या होगी। फोर्स सिंपल किस तरह, पहले 16 था अब 4, तो फोर्स आपने डिस्टेंस को कितना गुना कम कर दिया, 4 से 16, 4 1 4, 4 4 16, तो डिस्टेंस आपने कितना गुना कम कर दिया, 4 गुना कम कर दिया। तो सिंपल आप रिलेशन फुट कर दो कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस को आपने कितना गुना कम कर दिया 4, तो आपके साथ आंसर क्या आएगा, यहाँ पर सिंपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सही है। डिस्टेंस 4 गुना कम हो गया, जब डिस्टेंस 4 गुना कम हो गया तो फोर्स स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। के भी कांस्टेंट है, Q1 Q2 सारे क्या है, कांस्टेंट है, सारे क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर आप डिस्टेंस को क्या कर दोगे, 4 गुना क्या करोगे, कम करोगे, मतलब डिस्टेंस को 4 गुना कम करने का मतलब क्या है, R/4। तो डिस्टेंस को 4 गुना कम होने का मतलब क्या है, R/4। तो इसका डिस्टेंस पर क्या है, स्क्वायर। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा आंसर, 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 16। ये 16 नीचे डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर जाएगा, तो फोर्स क्या बन जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट रिलेशन लिखो, मसला नहीं है, 16। तो फोर्स कितना गुना बढ़ गया, 16 टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा 16। इसके बाद कूलम लॉ इज सेम एज न्यूटन कौनसा लॉ। अभी मैंने आपको बताया कि कूलम लॉ उसी तरह है जिस तरह न्यूटन थर्ड लॉ, कूलम लॉ उसी तरह है जिस तरह न्यूटन थर्ड लॉ। तो यहाँ तक आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे साइड पे हो जाओ। एमसीक्यूज नंबर 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू। ये क्या आपसे क्या पूछे कि सिंपल 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंपल आपने एक रिलेशन पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू NE। आपसे पूछ रहा है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सिंपल आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं ना, एक कूलम में n फाइंड आपने फाइंड करना है। तो n इस साइड पे रहने दी जाए, सही है। कितने कूलम में, मैं आपको सिंपल मार्कर चेंज करूँ, सही है। 1 कूलम चार्ज है, सही है। 1 कूलम चार्ज में, तो चार्ज की जगह मैं 1 कूलम लिख सकता हूँ, नहीं, इसलिए सही है। और आपने क्या फाइंड करना है, NE। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब एक कूलम चार्ज को पैदा करने के लिए आपको कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, सिंपल ये। तो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने, n इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाई E, नीचे डिवाइड हो जाएगा। E किसके इक्वल है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ये किसके इक्वल है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम, सही है।
यहाँ पर भी कुलम, यहाँ पर भी। तो ये क्या हो जाएगा, कुलम कुलम के साथ कैंसिल। जब 1 को 1.6 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और ये क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाई ये 10 की पावर -19 है, ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप राउंड ऑफ करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10 की पावर 18। आप राउंड ऑफ, तो आप सिंपल राउंड ऑफ करो, क्या आंसर आएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 18। तो मतलब जब आप 1 को 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19 पर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके साथ आंसर 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर +18। तो एक कूलम, यहाँ पर अभी मैं रिलेशन बता रहा हूँ, एक कूलम में अगर आपने एक कूलम चार्ज को पैदा करना है, एक कूलम चार्ज को आपने प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन की आपको जरूरत पड़ेगी। एक कूलम चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत करना पड़ेगी, आपको करना मतलब एक कूलम चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए इतनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 18 +18, और ये हमारे साथ ऑप्शन ए में मौजूद है। सही है, तो ये एमसीक्यूज आपने याद करना है, ये रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब द फोर्स बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज मैक्सिमम व्हेन देयर इज, आपसे सिंपल पूछ रहे हैं कि फोर्स कब मैक्सिमम आएगी, फोर्स मैक्सिमम कब आएगी। फोर्स क्या है कि द फोर्स बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज मैक्सिमम, चार्जेस के दरमियान, मतलब आपने चार्जेस का प्रोडक्ट कब मैक्सिमम आएगा, अगर चार्जेस का प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा तो फोर्स भी मैक्सिमम आएगा। कब मैक्सिमम आएगा ये आपसे पूछे, व्हेन देयर इज आपने क्या यूज करना है कि फोर्स क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, फोर्स क्या आ जाए, मैक्सिमम। तो सिंपल, बहुत ही आसान, आपको मैंने एक रिलेशन पढ़ाया था कि फोर्स इन अ वैक्यूम इज इक्वल टू force in a medium is equal to force in a vacuum divided by ER। ये रिलेशन आपको मैंने लेक्चर में भी आपको पढ़ाया था कि मीडियम का फोर्स इज इक्वल टू वैक्यूम का फोर्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब मीडियम का फोर्स का रिलेटिव परमिटिविटी के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी के साथ मीडियम का फोर्स का रिलेटिव परमिटिविटी के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। मतलब जिस भी चीज का अगर रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा थी तो वहां पर फोर्स क्या आएगा, कम आएगा। रिलेटिव परमिटिविटी तब आएगा जब वहां पर चार्जेस के दरमियान क्या इंट्रोड्यूस करोगे, मीडियम। अगर पहले चार्जेस के दरमियान क्या था, हवा था, फ्री स्पेस, आपने उस चार्जेस को उठा लिया, किसी भी मीडियम में रख लिया, मतलब आपने वहां पर किसी भी वाटर में उस चार्जेस को रख दिया, फिर आप फोर्स फाइंड कर रहे हो, या आपने उस चार्जेस को मरकरी में रख दिया, तो मरकरी वाटर क्या है, मीडियम। तो जो भी अगर मीडियम आ गया ना, तो मीडियम की आने से एक बात आपने याद रखना है, मीडियम के आने से फोर्स क्या होगा, कम। मीडियम के आने से फोर्स कम होगा क्योंकि फोर्स इन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी। अब आपसे पूछा यहाँ पर कि फोर्स मैक्सिमम कब आएगा, फ्री स्पेस, वाटर, मरकरी, DR। मतलब इनमें से आप कौन सा मीडियम यूज करो चार्जेस के दरमियान के फोर्स मैक्सिमम आ जाए। याद रखना, फ्री स्पेस, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फ्री स्पेस का मतलब क्या है, अगर चार्जेस के दरमियान कोई भी चीज मौजूद ना हो, मतलब एयर। सही है, फ्री स्पेस की जगह एयर भी आ सकता है। तो जब चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम यूज हम ना करें तो तब क्या आएगा, फोर्स मैक्सिमम आएगा। फोर्स क्या आएगा, मैक्सिमम। फोर्स कब मैक्सिमम आएगा, जब आप चार्जेस के दरमियान क्या यूज करोगे, फ्री स्पेस यूज करोगे, एयर यूज करोगे। सही है, जब मीडियम यूज करोगे तो फोर्स फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद नॉट पॉसिबल रिलेशन, इसमें से कौन सा रिलेशन पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, इसी तरह 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। डी ऑप्शन में 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। नॉट पॉसिबल रिलेशन, इसमें से कौन सा रिलेशन पॉसिबल नहीं। आप थोड़ा सोचें कि इसमें से कौन सा पॉसिबल रिलेशन नहीं, आपके रिलेटेड इसमें से पॉसिबल कौन सा नहीं। याद रखना, इसमें से पॉसिबल अभी मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE, मतलब मैक्सिमम चार्ज किसी भी बॉडी पर इतना हो सकता है, NE के इक्वल हो सकता है। N की जगह क्या आ सकता है, मैंने आपको बताया था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। N की जगह 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, मगर N की जगह 1.5 फ्रैक्शन नहीं आ सकता है, 3.5 नहीं आ सकता है, 6.5 नहीं आ सकता है, 100.5 नहीं आ सकता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है, N किसके इक्वल है, 1 2 3 4 अप टू 5 7 8। सम सिंपल क्या है, फिक्स नंबर आ सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज का मतलब ये 1 2 3 4 या फिर फ्रैक्शन नहीं आएगा। एक बात तो आपको समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, क्वांटाइज है, फिक्स है, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं हो सकता। आप आपसे पूछा कि पॉसिबल रिलेशन, एक बात आपने याद रखना है कि बॉडी पर कम बॉडी पर जो मिनिमम चार्ज है, जो कम से कम चार्ज है, वो क्या है,
इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है जो किसके इक्वल है, 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻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 ⁻
ऑन अ बॉडी किसके इक्वल है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर -19। अब बाकी जो चार्जेस होंगे वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। किस तरह? अब यहाँ पर इस एमसीक्यूज पर हम आते हैं। सही है, Q इज इक्वल टू N। अगर आप 1.6 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम चार्ज बॉडी पर इतना है, इससे कम नहीं हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप मैंने बताया कि N क्या हो सकता है, N 1 2 3 4। सही है, तो E की जगह आप ये लिख लो। सही, E की जगह आप ये लिख लो। अब N इसके साथ मल्टीप्लाई करो। N मैंने बताया 1 भी हो सकता है। अगर आप इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर -19। ये तो पॉसिबल है, कम से कम चार्ज ये है। अब इससे अगर कम था तो वो पॉसिबल नहीं होगा, इससे ज़्यादा पॉसिबल है। किस तरह? अगर आप इस n की जगह आप 2 करोगे, 2 इससे मल्टीप्लाई करो 1.6 से, अगर आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर -19। अगर आप क्या करो, ये भी क्या है करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप 3 मल्टीप्लाई करोगे, 3 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर -19। अगर आप इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट क्या आएगा 6 से थोड़ा क्या आएगा अबव आएगा। सी 6 के करीब 6.1 इस तरह कुछ आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर -19। तो आपको समझ आ रहा है इंटीग्रल मल्टीपल 5 6 7 8 9 10 इस तरह आपके साथ चार्जेस भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ चार्जेस क्या बढ़ रहे हैं। मगर यहाँ पर ऑप्शन 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर -19। मैंने आपको बताया कि मिनिमम चार्ज किसी भी बॉडी पर कितना हो सकता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर -19, इससे कम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है डी ऑप्शन में 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर -19। ये क्या है पॉसिबल नहीं है, मतलब आधा चार्ज आधा इलेक्ट्रॉन। आपने ये कभी भी इस तरह नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन क्या है किसी भी बॉडी पर अभी चार्ज क्या है आधे इलेक्ट्रॉन के बराबर है। नो, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज, तो इसलिए ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल द फोर्स विल बी। जब आप डिस्टेंस को डबल कर दोगे चार्जेस के दरमियान तो फोर्स क्या हो जाएगी। बहुत ही आसान एमसीक्यूज, आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और फिर ऑप्शन को भी पढ़ना है। बिकम 4 टाइम्स, बिकम 2 टाइम्स, बिकम 3 टाइम्स। डी में क्या लिखा हुआ है नन, इसको अभी मैं मिटा रहा हूं। सिंपल अपने एमसीक्यू को देखना है, क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द डिस्टेंस इज बिटवीन द चार्जेस डबल। अगर मैंने आपको बताया कि फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। सही है, फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है, जिसको हम कहते हैं कि कूलम लॉ कौन सा लॉ फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी आपने याद रखना है, कूलम लॉ, कूलम फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है और स्क्वायर के साथ। बिकम 4 टाइम, अगर आप डिस्टेंस को क्या करो 2 टाइम्स बढ़ा दोगे, डिस्टेंस को आप क्या करोगे यहाँ पर आप डिस्टेंस आर स्क्वायर सी, अगर आप फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 और डिस्टेंस को क्या करोगे 2 टाइम क्या करोगे बढ़ाओगे, तो ये क्या आ जाएगा रिलेशन 1/4। तो डिस्टेंस 4 गुना अगर बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। फोर्स क्या हो जाएगी 1/4। डिस्टेंस को आपने क्या किया बढ़ा दिया, तो फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/4 आंसर है क्या। तो फोर्स क्या हो गया, अगर आपने डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ा दिया तो 2 का मतलब आपने 4 का स्क्वायर लिया तो 1/4 आ गया। तो फोर्स क्या हो गया 4 गुना, मतलब क्या हो गया 2 गुना आपने डिस्टेंस को बढ़ा दिया, फोर्स क्या हो गया फोर्स 4 टाइम क्या हो गया डिक्रीज हो गया, फोर्स 4 टाइम क्या हो गया डिक्रीज हो गया। आप ऑप्शन में देखो बिकम 4 टाइम्स, बिकम 2 टाइम्स, बिकम 3 टाइम और डी में नन। आपके रिलेटेड ये कौन सा ऑप्शन होगा, बिकम 4 टाइम्स। नो, ये गलत है। यहाँ पर क्या लिखा है बिकम 4 टाइम्स। बिकम 4 टाइम्स का मतलब ये है कि फोर्स 4 टाइम बढ़ गया मगर फोर्स 4 टाइम कम हो गया। अगर यहाँ पर क्या लिखा था बिकम्स 1/4 टाइम, बिकम्स 1/4, इसको हम वर्डिंग में किस तरह पढ़ते हैं 1/4, 4 नहीं पढ़ते। 4 का मतलब क्या है फोर्स 4 गुना बढ़ गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बिकम 4 टाइम, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बिकम 2 टाइम 2 गुना बढ़ गया, नो। बिकम 3 टाइम नहीं, तो डी ऑप्शन हमारे साथ करेक्ट होगा। फोर्स क्या हो गया 1/4 हो गया, 4 गुना कम हो गया, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो डी ऑप्शन हो गया नन। इसके बाद देयर आर 2 चार्जेस, 2 चार्जेस है, एक 3 माइक्रोकूलम, इसके बाद एक 6 माइक्रोकूलम एंड द फोर्स बिटवीन देम इज 100 न्यूटन, और फोर्स क्या है इन दोनों के दरमियान 100 न्यूटन है। व्हेन -3 कूलम इज गिवन टू ईच, अगर -3 कूलम आप हर एक को दे दो। अब मैं आपको समझाऊंगा स्टेटमेंट, आपने पहले स्टेटमेंट को समझना, डायग्राम भी मैं बनाऊंगा। क्या -3 कूलम आप दोनों चार्जेस को क्या करो -3 कूलम दे दो, तब न्यू फोर्स क्या होगी। आपने सिंपल क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर क्या है 2 चार्जेस, चार्ज 1 क्या है 2 चार्जेस -3 और -6 कूलम। सी ये क्या है एक चार्ज, दोनों क्या है मतलब क्या है दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव कंसिडर कर लो, ये भी पॉजिटिव, इससे आपने कोई फर्क नहीं होता है कि मतलब आप मैग्नीट्यूड क्या है पॉजिटिव। तो इसलिए एक क्या है 3 माइक्रोकूलम, दूसरा क्या है
6 माइक्रो कूलम। सही है। और इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो क्या है, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन क्या है इन दोनों के दरमियान फोर्स है। फोर्स ये गिवन है। आपसे पूछ रहा है अगर हम क्या करें, -3 कूलम ईच को दे दे, मतलब हर एक को -3 कूलम दे दे, तब फोर्स क्या होगी। इसको बी में -3 कूलम दे दूं, इसको बी में -3 कूलम दे दूं, इसको बी में क्या करूं, -3 कूलम दे दूं। अब न्यू फोर्स क्या होगी। एक आप डायरेक्ट रिलेशन से भी फाइंड कर सकते हो आप, और लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। लॉन्ग मेथड किस तरह कि फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। सही है। तो आपने क्या फाइंड करना है, इसको आपने इसको इस फोर्स को आप क्या नाम दो, F1, इसको चार्ज 1 चार्ज 2। सही है। इसके बाद आपने क्या फाइंड करना है कि अगर -3 कूलम हम हर एक को दे देना तो फोर्स क्या हो जाएगी। आप सिंपल यहां पर एक रिलेशन बनाओ। क्या बनाओ, एक रिलेशन, फोर्स F1 डिवाइडेड बाई F2। इसी तरह Q1 और Q2 फोर्स का प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या है Q1 और Q2, मगर यहाँ पर प्राइम लिख देना। सही है। क्योंकि प्राइम मतलब -3 कूलम एडिशन के बाद, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का जिक्र नहीं है तो डिस्टेंस को आपने क्या कर देना है, कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि डिस्टेंस मतलब इस केस में डिस्टेंस क्या है, उसने कांस्टेंट लिया है, मतलब डिस्टेंस का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं है, तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस को आपने लेना नहीं। तो फोर्स का प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपने रेशियो बनानी है, 2 फोर्स गिवन है और 4 चार्जेस गिवन है, तो रेशियो इस फॉर्म में आप बना सकते हो। आपने रेशियो बना दी, आप सिंपल आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना। F1 फोर्स क्या है, 100 न्यूटन। ठीक है। F2 क्या है, आपने फाइंड करना है, F2 सिंपल इज इक्वल टू, और जब आप पहले मतलब एडिशन से पहले चार्ज क्या था, माइनस, सिंपल क्या है 3 माइक्रो कूलम मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर एडिशन से -3 कूलम एडिशन से पहले चार्ज क्या था, 6 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई, अब आप क्या ऐड कर रहे हो, -3 ऐड कर रहे हो, यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हो, -3। अगर आप इसमें -3 ऐड करो तो न्यू आंसर, न्यू चार्ज क्या आएगा, -3 कूलम प्लस 3 कूलम, 0 कूलम, यहाँ पर नीचे 0 कूलम आ गया। Q1 प्राइम मतलब एडिशन के बाद जो आंसर है वो क्या है, इन दोनों का 0। उसी तरह -3 -6 में ऐड करो एडिशन के बाद जो न्यू Q2 प्राइम क्या आएगा आपके साथ, 3 माइक्रो कूलम, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 3 माइक्रो कूलम। एक बात तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पर 0 आ गया, ये पूरा टर्म तो क्या हो जाएगा, 0। आप 0 को माइक्रोस के साथ 3 माइक्रो कूलम के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड हो रहा है, फिर ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, मतलब यहाँ पर आंसर आपके साथ क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि नीचे क्या है, 0 आ रहा है, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तमाम चीजों को क्या कर देगा, 0। तो फोर्स क्या आ गया, 0। यहाँ पर आंसर क्या है, 0 न्यूटन। यहाँ पर आंसर क्या है, 0 न्यूटन। आपने स्टेटमेंट क्या है, वो आपसे कह रहे हैं कि 2 चार्जेस है, एक का 3 माइक्रो कूलम, दूसरे का 6 माइक्रो कूलम। सही है। तो आपने रेशियो बना दिया, F1 और Q1 Q2 जो पहले गिवन था स्टेटमेंट आपने ऊपर लिख लिया, फिर आप रेशियो बना रहे F2 इज इक्वल टू Q1 प्राइम और Q2। आपसे कह रहे हैं कि -3 कूलम हम हर चार्ज में ऐड कर दे, तब फोर्स क्या होगी, न्यू फोर्स क्या होगी, F2। तो एडिशन से पहले एक चार्जेस और फोर्स अपने ऊपर लिख लिया और रेशियो की फॉर्म में। उसी तरह F2 Q1 और Q2 प्राइम आपने लिख लिया, सिंपल। उसी तरह आप -3 कूलम प्लस 3 कूलम में ऐड करो, 0 कूलम आ जाएगा, -3 कूलम प्लस 6 कूलम तो +3 कूलम आएगा, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप इस तरह मेथड से करते हो रेशियो से तो बिल्कुल सही है। अगर आप डायरेक्ट करते हो, अब मैं आपको डायरेक्ट तरीका सिखा रहा हूँ, ये आप जो आप मैंने समझा लिया ये भी आप नोट कर सकते हो, रेशियो या डायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका किस तरह कि फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। सही है। अब अपने रेशियो नहीं बनाना है, ठीक है, कि इसमें -3 कूलम इसमें -3 कूलम आप ऐड करो। सही है। आपने एक न्यू फोर्स फाइंड करनी है, न्यू फोर्स आपने फाइंड करनी है, जो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड जो चार्ज आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वही फोर्स के इक्वल होगा। सही है। अब F1 -3 माइक्रो कूलम में +3 माइक्रो कूलम ऐड करो, 0 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर आंसर क्या है, -3 माइक्रो कूलम प्लस 6 कूलम में क्या ऐड करो, -3 माइक्रो कूलम प्लस 6 माइक्रो कूलम, क्या हो जाएगा आंसर, +3 माइक्रो कूलम। तो इसके साथ आप मल्टीप्लाई करो, 0 आंसर आ जाएगा। तो F2 फोर्स आपके साथ क्या हो गया, F2 फोर्स जो न्यू फोर्स है या F प्राइम आप जो भी नाम दोगे तो वो 0 माइक्रो कूलम। तो आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो और डायरेक्ट इस तरह रेशियो से भी कर सकते हो, जो आपको आसान लगे उसी मेथड से आप करोगे। इसी तरह एमसीक्यूज में 3-4 एमसीक्यूज और लांग हो तो आपसे इस तरह जो एमसीक्यूज इस तरह आते भी है। इस तरह प्रीवियस ईयर 2-3 मैंने देखा, जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज में देख रहा था ना, इस तरह एमसीक्यूज आया भी था।
इस साल नहीं, 2023 का नहीं, इस तरह पिछले 20 में आया था या 19 में आया था, इस तरह एमसीक्यूज आया था कि जब हम ऐड करें मतलब 3 कॉलम हर एक को दे दो फिर न्यू फोर्स क्या होगी। तो 2-3 एमसीक्यूज में इस तरह लाऊंगा ताकि आपको मजीद अच्छी तरह समझ आएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ भी गया, मगर 2-3 एमसीक्यूज और भी आएंगे यहाँ तक। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, एमसीक्यूज नंबर 12, इसका आंसर क्या है, 0 न्यूटन। सही है। द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। डी ऑप्शन में आपको गिवन है सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब परमिटिविटी मैंने आपको बताया भी है कि के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 फाई ई नोट। सही है। परमिटिविटी का के साथ कॉलम कांस्टेंट के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जो यूनिट के का होगा उसको रिवर्स कर देना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इसका यूनिट बन जाएगा। जो के का यूनिट है उसको रिवर्स कर देना, क्योंकि ई नोट परमिटिविटी का और कॉलम कांस्टेंट का कौन सा रिलेशन, इनवर्स। अब आप बोलोगे कि के का यूनिट हम किस तरह फाइंड करें, सिंपल आपको तो फार्मूला या द फोर्स, कूलम फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आपने के को एक साइड पे ले आना है, ये जो डिस्टेंस स्क्वायर है फोर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा एफ आर स्क्वायर, और ये प्रोडक्ट नीचे डिवाइड हो जाएंगे, Q1 Q2 इज इक्वल टू ये क्या आ गया। आप सिंपल इस फार्मूले से यूनिट निकालो। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्टेंस आर स्क्वायर, मतलब आर हमारे साथ क्या है, डिस्टेंस है, तो आर का स्क्वायर है, यहाँ पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2, दोनों चार्जेस है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कूलम स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, ये के का यूनिट, तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पर आपके 2 एमसीक्यूज क्लियर हो गए। एक के का यूनिट भी आपको याद होना चाहिए, कूलम कांस्टेंट, और परमिटिविटी का यूनिट भी आपको याद हो गया। ये के का यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसको रिवर्स करो, इसको क्या करो, उल्टा करो, किसका यूनिट बन जाएगा, परमिटिविटी का। सिंपल एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूनिट बन जाएगा। तो आपको नजर कहाँ पे आ रहा है, इसको रिवर्स करो, इसको अगर आप रिवर्स करोगे तो ये बन जाएगा। यहाँ पर सिंपल न्यूटन है तो यहाँ पर न्यूटन लिख लेना, यहाँ पर मीटर प्लस मीटर स्क्वायर है, मतलब पावर क्या है, +2, यहाँ पर -2 लिख लेना। यहाँ पर कूलम की पावर -2, यहाँ पर कूलम +2, तो ये क्या आ गया, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और एमसीक्यूज क्या करेंगे इसके बाद डिस्कस करेंगे। अब एमसीक्यूज नंबर 13, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस is 2 centimeter and it is increased to 7 centimeter, then the ratio of force। आपसे सिंपल क्या कि मैंने रेशियो मतलब क्या पूछ रहा है, F1 to F2 मतलब फोर्सेस का रेशियो आपसे सिंपल पूछ रहा है। क्या कि मैंने कि पहले जो दो चार्जेस थे उसके दरमियान मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। सही है, 2 चार्जेस थे, लेट्स सपोज चार्ज 1, कोई भी चार्ज आप सपोज करते हो, उसके जो दरमियान डिस्टेंस था वो क्या था, पहले डिस्टेंस 2 चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस क्या था, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। सही है, बाद में उस डिस्टेंस को क्या क्या बढ़ा दिया, डिस्टेंस को इन 2 चार्जेस के दरमियान को डिस्टेंस को क्या कर दिया, 7 सेंटीमीटर तक इंक्रीज कर दिया। अब आपसे पूछे कि बताओ फोर्सेस का रेशियो क्या होगी। बहुत उसी तरह एमसीक्यूज, आसान एमसीक्यूज, आपने क्या करना है, रिलैक्स होकर फोर्स का डिस्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है। तो आपने रेशियो निकालना है फोर्स और डिस्टेंस का। किस तरह रेशियो बनाओगे, सिंपल रेशियो आप इस तरह बनाओगे कि F1 डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल टू फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, R2 डिवाइडेड बाय R1 होल क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, फोर्स की रेशियो आएगी। पहला जो R2 आपके साथ क्या है, 7 सेंटीमीटर, और R1 आपके साथ क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप पुट कर देना 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, फिर इसके बाद क्या है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। इसका अगर आप स्क्वायर लोगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यहाँ पर होल स्क्वायर भी लिख देना, मैं भूल गया। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ क्या होगा, कैंसिल, 7 का स्क्वायर क्या आएगा, 49, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। ये आपके साथ फोर्सेस का रेशियो क्या आ गया, F1 to F2, फोर्सेस का रेशियो क्या गया, 49 डिवाइडेड बाय 4। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट। क्या था, एमसीक्यूज को आपने समझना है कि 2 चार्जेस थे, उसके दरमियान डिस्टेंस 2 था, आपने डिस्टेंस को बढ़ा दिया, 7 कर दिया। आप बताओ, अब बताओ फोर्सेस का रेशियो क्या होगी। तो फोर्सेस का रेशियो F1 to F2, फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। आपने रेशियो बनाना है, तो रेशियो किस तरह सिंपल बनाओगे, F1 डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, फिर होल स्क्वायर भी लगा देना है। डिस्टेंस का जो रेशियो Q1 R2 क्या है, 7, और R1 आपके साथ क्या है, 2, होल स्क्वायर लगा दिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 1 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, आपके साथ रेशियो आ गया 49 और 7। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज 14 MCQ, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज -2 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम।
द फोर्स बिटवीन देम इज 100 न्यूटन। दो चार्जेस हैं, सही है, उसका मैग्नीट्यूड है -2 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम और उनके दरमियान फोर्स मौजूद है 100 न्यूटन। When -2 माइक्रोकूलम is given to each, new force will। उसी तरह भी जो मैंने पिछला एमसीक्यूज करवाया था ये भी उसी तरह है, थोड़ा चेंज है यहाँ पर। डिस्टर किधर गया, ये डिस्टर, इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ। सिंपल आपके साथ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले जो चार्जेस थे उसी तरह ये वाले ऑप्शन में क्या करो, ये दो ऑप्शन मिटा लो, फिर मैं लास्ट में जब एमसीक्यू समझाऊंगा तो वापस लिखो। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि पहले दो चार्जेस है ना, एक क्या है 4 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर मतलब ये क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड वो क्या है 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, सही है। और यहाँ पर जो दूसरा चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या है 4 माइक्रोकूलम, सही है। और उसके उन दोनों के दरमियान फोर्स क्या है 100 न्यूटन। अगर आप क्या करो, क्या -2 माइक्रोकूलम, क्या बोल रहा है आपसे -2 माइक्रोकूलम इज गिवन टू ईच। अगर आप क्या करो -2 माइक्रोकूलम हर एक चार्ज को दे दो, तब न्यू फोर्स क्या होगी। सिंपल, आप इसको भी -2 माइक्रोकूलम दे दो, इस चार्ज को, इसको भी -2 माइक्रोकूलम क्या करो दे दो, तब न्यू फोर्स क्या होगी। फिर से न्यू फोर्स आपने क्या F2 आपने क्या कर देना है फाइंड कर देना है, ये आपके साथ F1 है, सही है, और F2 आपने क्या कर देना है फाइंड। आसान क्वेश्चन से फिर आपने क्या बताना है, रेशियो निकालना है, किस और किसके दरमियान, फोर्स और किसके दरमियान, चार्जेस के दरमियान रेशियो। फोर्स का आपको पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब रेशियो निकालना है किस तरह, F1 और F2, फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो रेशियो में भी क्या आएगा Q1 और Q2 की डायरेक्ट रिलेशन, यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर नहीं हो जाएगा। इसी तरह Q1 और Q2 यहाँ पर प्राइम लिख देना, मतलब गिवन चार्जेस के बाद जब आप -2 माइक्रोकूलम हर एक में ऐड करोगे तो उसको आप प्राइम से रिप्रेजेंट कर देना, सही है। फोर्स F1 क्या है आपके साथ 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय F2 आपने फाइंड कर देना है। ये रेशियो आपने याद करना है, इस तरह एमसीक्यूज आते हैं, फिर मुश्किल नहीं होगा अगर आपका रेशियो फार्मूला सब कुछ आपको सही तरह आता है। तो इस तरह जो गिवन -2 माइक्रोकूलम आपने हर एक को देना है, तो देने से पहले अगर इसका चार्ज क्या था -2 माइक्रोकूलम, इसी तरह चार्ज जो Q2 है उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है वो 4 है, -2 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई बाय 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय, अब आपने -2 चार्ज इसको भी दे दिया, -2 चार्ज इसको भी दे दे। अब अगर -2 माइक्रोकूलम अगर -2 माइक्रोकूलम आप इसको दोगे तो क्या बन जाएगा, -2 क्या हो जाएगा -4 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई बाय, आप -2 माइक्रोकूलम इसको भी दे दो 4 माइक्रोकूलम को, क्या बन जाएगा +2 माइक्रोकूलम, तो प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, 2 माइक्रोकूलम बच जाएगा, -2 से 4 निकालो तो क्या बन जाएगा 4। तो ये चार्जेस अब जब आप इसको -2 माइक्रोकूलम दोगे तो माइनस करोगे क्या बच जाएगा 2 माइक्रोकूलम। सिंपल रेशियो आ गया। 4 माइक्रोकूलम के साथ क्या हो गया कैंसिल, 2 माइक्रोकूलम के साथ कैंसिल, माइनस के साथ कैंसिल हो गया। इस साइड में क्या बच गया 1, इस साइड में सिंपल क्या बच गया 1, तो F2 इस साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, F2 जब इस साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिंपल इस साइड पे क्या चले जाएगा 100 न्यूटन, तो F2 का आंसर क्या आ गया 100। न्यू फोर्स आपके साथ क्या हो गया 100। समझ आ गया, रेशियो को ध्यान में रखना है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। पहले आपको चार्जेस की मैग्नीट्यूड क्या है -2 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम आपने लिख लिया। अब जब आपने हर एक चार्ज को -2 माइक्रोकूलम दे दिया, अब उसको आपने किस से रिप्रेजेंट किया, प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया। -2 माइक्रोकूलम हर एक को दे दो, उसके साथ क्या करो एडिशन माइनस करो, जो आंसर आएगा यहाँ पर नीचे पुट कर देना। -2 माइक्रोकूलम यहाँ पर क्या गया 4 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम को जब 4 को दोगे तो क्या बच जाएगा 2 माइक्रोकूलम। तो आप सिंपल आंसर फाइंड करोगे, सिंपल आपके साथ आंसर आ जाएगा, सही है। इसके बाद फॉर एवरी मीडियम ER का मतलब क्या है रिलेटिव परमिटिविटी। हर मीडियम के लिए याद रखना रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ग्रेटर होती है, मगर आपको पता है कि वैक्यूम के लिए याद रखना रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है 1.00 समथिंग, 1.0030 और 6, 1.0006 ये क्या है रिलेटिव परमिटिविटी की क्या है वैल्यू। और किसके लिए एयर के लिए, ये किसके लिए है एयर के लिए। मतलब अब ये रिजल्ट हम निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू हर चीज रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हर चीज के लिए क्या होगी 1 से ग्रेटर होगी, आपने याद रखना है। द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन अ मीडियम किसके बराबर होगा रिलेटिव परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी कूलम्ब कांस्टेंट R। फिर से आसान क्वेश्चन है, अब इसका आंसर किस तरह आएगा सिंपल, आपने फिर से उसी तरह आपसे क्या पूछा है कि द रेशियो ऑफ फोर्स इन अ वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ फोर्स इन अ
मीडियम। आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि एफ मीडियम फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। वो आपसे पूछा है कि रेशियो फोर्स टू रेशियो ऑफ मीडियम किसके इक्वल है, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पर डिवाइड हो रही है, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और फोर्स इन अ मीडियम यहाँ पर आ जाएगा। तो फोर्स इन अ सिंपल रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू फोर्स इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन अ मीडियम। फोर्स इन अ मीडियम आप सिंपल एम लिख लें। तो रिलेटिव परमिटिविटी किसके इक्वल है, द रेशियो ऑफ फोर्स इन अ वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ फोर्स इन अ मीडियम, द रेशियो ऑफ फोर्स इन अ वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ फोर्स इन अ मीडियम। सिंपल आ गया आपके साथ आंसर। आपसे क्या पूछा, रेशियो ऑफ फोर्स इन अ वैक्यूम टू फोर्स इन अ मीडियम, मतलब द रेशियो ऑफ फोर्स इन अ वैक्यूम टू फोर्स इन अ मीडियम ये किसकी इक्वल है, ई आर की इक्वल है या नहीं, सही है। ये दोनों रेशियो फोर्स का रेशियो आप इस तरह भी लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ फोर्स इन अ वैक्यूम टू फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। याद रखना किसके इक्वल है, ई आर के इक्वल है, रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल है। अब इसके बाद 17 एमसीक्यूज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज ई। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या है, ई है। व्हेन द डिस्टेंस इज डबल, आप डिस्टेंस को डबल कर दो, एंड चार्ज ऑन अ पार्टिकल इज इंक्रीज 4 टाइम, और चार्ज को 4 गुना बढ़ा दो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। फिर से आपके साथ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मगर आपको डेरिवेशन ज़हन में रखना चाहिए। डेरिवेशन क्या है के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसकी, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आपसे क्या के का तो जिक्र नहीं, के तो कांस्टेंट है, के तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन। वो चार्ज को क्या कर रहा है, 4 गुना बढ़ा रहा है, डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ा रहा है। फिर आपसे पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर होगी, तो हम देखते हैं कि क्या असर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट रिलेशन, अगर आप चार्ज को 4 गुना बढ़ा दो, मतलब 4 गुना बढ़ाने का मतलब क्या, क्या क्यू को 4 क्यू मतलब 4 टाइम क्या करो, क्यू से 4 गुना बढ़ा दो, मतलब 4 क्यू करो, क्यू का मतलब क्या, 4 टाइम्स का मतलब क्या है 4 क्यू, मतलब चार्ज को 4 गुना बढ़ा दो, सिंपल। और डिस्टेंस को क्या कर दो, इंक्रीज, डिस्टेंस इज डबल, डिस्टेंस को डबल कर दो और चार्ज को 4 टाइम बढ़ा दो, सही है। तो चार्ज को मैंने 4 टाइम बढ़ा दिया, 4 क्यू कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दूंगा। डिस्टेंस को डबल करने का मतलब है उसका स्क्वायर भी लेना है, आर का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 4q डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ रहा है 2r, आप सिंपल यहाँ पर r भी लिखो, सी r लिखो या नहीं लिखो उससे तो मतलब फर्क नहीं पड़ता है, सी 2r। तो ये क्या बन जाएगा 4r स्क्वायर, तो 4 के साथ कैंसिल, रिजल्ट तो वही है कि q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी क्या आएगी, ई आएगी, सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि चार्ज को आपने 4 गुना बढ़ा दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आपने डबल कर दिया। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और चार्ज भी 4 गुना बढ़ गया, तो 4 क्या हो गया, कैंसिल। वापस आंसर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q और R स्क्वायर। वापस यही आंसर आ गया जो पहले का था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रही, चेंज नहीं होगी, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई का मतलब क्या, पहले भी ई थी अब भी क्या होगी, ई ही रहेगी, सेम। जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी अब भी ई होगी, मतलब अभी चेंज नहीं होगी। समझ आ गया क्वेश्चन का, सही है। समझ सिंपल किस तरह कि आपने पहले चार्ज क्या था, चार्ज को 4 गुना बढ़ा दिया, डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल का मतलब r का स्क्वायर है, तो 4 गुना बढ़ गया, तो 4 के साथ कैंसिल, नेट इफेक्ट क्या हो गया, सेम आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ई सेम, ई आ सकता है यहाँ पर, इसकी जगह सेम भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 18, आफ्टर इंसर्शन ऑफ अ मीडियम, जब आप मीडियम इंसर्ट करते हो तो फोर्स इन अ वैक्यूम इज ग्रेटर देन फोर्स इन अ मीडियम, फोर्स इन अ वैक्यूम इज लेस देन फोर्स इन अ मीडियम। सी ऑप्शन लिखो कि फोर्स इन अ वैक्यूम इज इक्वल टू फोर्स इन अ मीडियम। डी ऑप्शन आप यहां पर लिख देना कि आर। क्या होगी इसका आंसर, कि फोर्स इन अ वैक्यूम ग्रेटर होगा फोर्स इन अ मीडियम। आपको मैंने एक रिलेशन आपको बता दिया कि फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय ई आर। आपको नजर भी आ रहा है फोर्स इन अ मीडियम का क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। जब मीडियम आ जाएगा तो रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। तो फोर्स इन अ मीडियम हमेशा क्या होगी, कम होगी। फोर्स इन अ मीडियम क्या होगी, हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू फोर्स इन अ वैक्यूम। तो फोर्स इन अ वैक्यूम क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा, जब आप क्या करोगे, मीडियम फोर्स, दो चार्जेस थे, पहले क्या थे, उसके इर्द गिर्द क्या था, कोई भी मीडियम मौजूद नहीं था, फ्री स्पेस था। आपने उस चार्जेस को उठा लिया, मीडियम में रख दिया। जब मीडियम का मतलब क्या, पानी में रख दिया, कोई भी मरकरी में रख दिया। अब वो दो चार्जेस क्या करेंगे, उसका जो फील्ड फोर्स होगा वो क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो इसलिए मीडियम की आने से, याद रखना, मीडियम के आने से फोर्स कम होता है। आपको रिलेशन से भी नजर आ रहा है कि फोर्स इन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो इसलिए
आपके साथ जब मीडियम आ जाएगा तो याद रखना वैक्यूम वाला फोर्स का जो रिजल्ट होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा। तो फोर्स इन वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स इन मीडियम। जब आप क्या करोगे, मीडियम उस चार्जेस के इर्द रखोगे। तो इसके बाद हम और इसकी डिस्कस करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एमसीक्यू नंबर 19। एमसीक्यू नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट टेक्स 600 जूल एनर्जी टू मूव अ चार्ज ऑफ 2 कूलम टू मूव बिटवीन टू पॉइंट। दो प्लेट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस आपने दो पॉइंट्स के दरमियान आपने क्या करना है, फाइंड करना है। सही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपल क्या, पोटेंशियल डिफरेंस आपने फाइंड करना है। आपको एनर्जी गिवन है और चार्ज गिवन है, आपने फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता भी है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, जो सबसे सिंपल फार्मूला है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप किसी भी यूनिट चार्ज पर जितना वर्क डन करते हो वो क्या होता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। ये पोटेंशियल आएगी। आपको यहाँ पर क्या गिवन है, एनर्जी गिवन है। आपको पता भी है कि फर्स्ट चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि चेंज ऑफ वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। यहाँ पर कोई भी एनर्जी हो सकती है। इसी तरह चेंज ऑफ वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो सकता है। सही है, इसी तरह चेंज ऑफ वर्क डन इक्वल हो सकता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह चेंज ऑफ वर्क डन हो सकता है इक्वल, दोनों के चेंज के भी इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सही है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना, मुझे क्या गिवन है, एनर्जी गिवन है, एनर्जी गिवन है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वर्क डन की इस फार्मूले को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एनर्जी, सही है, एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। तो एनर्जी कितनी गिवन है, 600 जूल, और चार्ज कितना है, 2। तो सिंपल पोटेंशियल आपके साथ आएगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी कितना है, 600 जूल डिवाइडेड बाय चार्ज क्या है, 2 कूलम। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 से पर ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल आपके साथ क्या आ गया, 300 वाट। आपके साथ क्या गया, पोटेंशियल, इसका आंसर आई है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा। याद रखना ये एमसीक्यूज क्या है, फास्ट पेपर यूएचएस का एमडीकेट में आया हुआ है। ये क्या है, यूएचएस के पास पेपर से मैंने उठाया, तो ये एमडीकेट का यूएचएस में आया हुआ है। सही है, ये यूएचएस का एमसीक्यूज है फास्ट पेपर का। तो इसी तरह चार्ज, मतलब इस तरह सिंपल एमसीक्यूज, ज़्यादातर नहीं है एमसीक्यूज, आपने सिर्फ डेटा को समझना होता है बस। एमसीक्यूज आसान, सिर्फ फार्मूले को याद करो, सब कुछ आसान होगा। ये इस तरह सिंपल एमसीक्यूज आते हैं, मुश्किल एमसीक्यूज नहीं होते। इसी तरह अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल है, उसको आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हो। फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल, आप उस मोशन ऑफ पार्टिकल, मतलब फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल ड्यू टू फील्ड विच क्वांटिटी हैज कांस्टेंट नॉन जीरो वैल्यू। ये भी क्या है, यूएचएस फास्ट पेपर का एमसीक्यूज है, यूएचएस फास्ट पेपर का एमसीक्यूज है। सिंपल आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ। आपसे यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर क्या है, मैं कंडीशन क्या है गिवन है आपको, ये दो प्लेट है और इसके यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, यूनिफॉर्म, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। आपसे पूछा जब आप यहाँ पर एक चार्ज मूव करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब आप चार्ज मूव करते हो, लेट्स सपोज यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आप इसको क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हो, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जब आप अगेंस्ट मूव कर रहे हो तो चार्ज पर वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर जो ऊपर की तरफ ले जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव, मगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हो तो ये खुद पॉजिटिव चार्ज भी है और ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपल करेगा, तो आप इस पर वर्क डन करोगे। सही है, इस चार्ज पर। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं, सिंपल के कौन सी क्वांटिटी नो कांस्टेंट नो जीरो होगी, मतलब कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, मतलब जीरो नहीं होगी, क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, और डी ऑप्शन में क्या लिखा है, वेलोसिटी। सिंपल आपने इस चार्ज को आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, किसी भी चार्ज, मतलब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हो, इन्फिनिटी से लाते हो उस पॉइंट तक जिस पॉइंट का आपने पोटेंशियल फाइंड करना है, तो उस चार्ज पर जितना आप वर्क डन करते हो उस पॉइंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मगर आप ये भी मैंने आपको बताया था कि बाय कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम, आपने उस चार्ज को इन्फिनिटी से लाना होगा उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आपने पोटेंशियल फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, जितना आपने यूनिट चार्ज पर वर्क डन किया होगा वो क्या होगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, मगर बाय कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, चार्ज को अपने इक्विलिब्रियम में लाना होगा। क्यों इक्विलिब्रियम में लाना होगा, क्योंकि ताकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है,
एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। आप चार्ज को क्या करो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ले। अगर आपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नहीं लाया तो वहां पर क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, वेरिएबल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से चार्ज अपनी एनर्जी लूज करता है, लूज कर सकता है मुख्तलिफ फॉर्म, रेडिएशन की फॉर्म में। तो इसलिए याद रखना क्या है, आप चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखते हो। किसी भी इन्फिनिटी से जब आप लाते हो तो चार्ज क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, वहाँ पर उसका जो एक्सेलरेशन ए वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ताकि इसलिए कांस्टेंट होता है कि वो चार्ज एनर्जी लूज ना कर सके। तो इसलिए कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, नॉन जीरो और कांस्टेंट रहेगी। याद रखना एक्सेलरेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर लेट सपोज आप चार्ज को इस पॉइंट से ले रहे हो तो इस पॉइंट पर तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। जब इस पॉइंट तक आप लाओगे ना तो इस पॉइंट तक उसका डिस्टेंस उसने कुछ कवर कर लिया, तो डिस्टेंस क्या है, वेरिएबल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, कुछ इस तरह ऑप्शन गिवन होते हैं आपके साथ कि वो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन मतलब आप क्या करो, एक्सेलरेशन को टाइम पर डिवाइड करो, चेंज ऑफ एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम। आपने कौन सी क्वांटिटी पढ़ी है कि चेंज ऑफ एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ये वैसे आपके कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये तो है ही नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं, एक्सेलरेशन को टाइम से डिवाइड करो। मतलब ये क्या है, अपनी सी क्वांटिटी है, नाम ने पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। और डी वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो सिर्फ एक क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और मैंने बता भी दिया कि क्यों कांस्टेंट होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन द प्लेट इफ अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज कितना गिवन है 2 कूलम, एक्सर्ट अ फोर्स, फोर्स कितना डाल रहे हैं वो चार्ज 200 न्यूटन, एंड दे आर अपार्ट 2 मीटर। और वो दोनों चार्ज क्या है, दो इलेक्ट्रिक, सिंपल क्या गिवन है आपको कि दो प्लेट है, उन दो प्लेट के दरमियान आपने पोटेंशियल फाइंड करना है। वहाँ पर जो चार्ज है वो 2 कूलम है और वो चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो 200 न्यूटन है। और वो दो प्लेट कितने हैं, एक दूसरे से दूर कितने हैं, 2 मीटर, वो एक दूसरे से अपार्ट है। तो आपने सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। फिर से उसी तरह यही फार्मूला आपने यूज़ करना है। जिस तरह आपने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया है, यहाँ पर भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। मगर फ़र्क क्या होगा कि आपने फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। उसी तरह चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सही है। आपको मैंने बताया था कि वर्क का फार्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट। तो इस फार्मूले को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एफ डॉट डी डिवाइडेड बाय चार्ज। सिंपल, फोर्स आपको गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है और चार्ज गिवन है, आप इसको डिवाइड करो, आपके साथ पोटेंशियल आएगा। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू फोर्स कितना गिवन है 200 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना गिवन है 2 और चार्ज कितना है 2 तो 2 के साथ कैंसिल, पोटेंशियल आपके साथ क्या आएगा 200 वोल्ट, आपके साथ क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपके साथ क्या है, आंसर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 सेपरेटेड प्लेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय रिलेशन। यहाँ पर आपसे सिंपल क्या पूछ रहा है, रिलेशन, कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह कैलकुलेट करनी है दो प्लेट के दरमियान। दो प्लेट के दरमियान लेट सपोज ये क्या है, एक प्लेट और ये दूसरा प्लेट, ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव, सही। इन दो प्लेट के दरमियान आपने क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये दो प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हो या आर से सिंपल क्या करो, रिप्रेजेंट करो। इन दोनों के मौजूद दोनों प्लेट के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आपने ई से रिप्रेजेंट कर दिया। आपने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। तो इन दो प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर V1, इस पॉइंट पर V2। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल इन दो प्लेट के दरमियान जो चेंज ऑफ पोटेंशियल होगा उसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि चेंज ऑफ पोटेंशियल, सही है। अब यहाँ पर आप कौन सा रिलेशन यूज करते हो, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि E इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाई R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कि जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस, प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन तो और वो प्लेट के दरमियान सेपरेशन गिवन, आपके साथ दो प्लेट हैं और उस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन हो और उन दोनों प्लेट के दरमियान जो सेपरेशन है, डिस्टेंस गिवन हो, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिलेशन यूज़ करते हो। तो सिंपल यहाँ पर 2 सेपरेटेड प्लेट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय रिलेशन कौन सा होगा, ए ऑप्शन में ये, बी में ये तो नहीं हो सकता है, डी सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, डी भी नहीं हो सकता है। तो सिंपल इस रिलेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू, आर की जगह आप डी भी लिख सकते हो। सिंपल यहाँ पर उसने क्या यूज़ किया, डी, तो मैं आर की जगह डी लिखूंगा, सही है। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डी और ई, ये आपके साथ क्या बन गया, रिलेशन। चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डी।
तो ये फार्मूला को आप यूज़ कर सकते हो। सही है, ये भी यूएचएस का फास्ट पेपर का एमसीक्यूज है। मतलब इस तरह सिंपल एमसीक्यूज भी आते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज क्या है आसान आते हैं, 2 3 4 एमसीक्यूज क्या है कम्प्लेक्स आते हैं। तो हर आसान एमसीक्यूज का भी आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ये फास्ट पेपर का एमसीक्यूज है, 2010 यूएचएस का 2010 का एमसीक्यूज है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, आपके साथ डिस्टेंस कितना गिवन है, 1 मीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 100 वोल्ट पर मीटर। आपके साथ 1 मीटर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 100 वोल्ट पर मीटर है। एट वट डिस्टेंस द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 50 वोल्ट। आपसे पूछ रहे हैं कि 1 मीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 100 वोल्ट पर मीटर है। अगर आप डिस्टेंस को क्या करो, मतलब 50 वोल्ट पर मीटर, मतलब किस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 50 वोल्ट पर मीटर होगी। सिंपल, बहुत आसान सा रिलेशन है। आपने सिंपल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला याद करना है। यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इससे आपने रिलेशन ड्राइव करना है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 और आर स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सही है, तो यहाँ पर एक रिलेशन भी निकाल सकते हो, E1 और E2। सही है, आप रिलेशन निकाल सकते हो, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है मगर स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पर क्या आएगा, R2 डिवाइडेड बाई R1, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो इसलिए R2 डिवाइडेड बाई R1, और क्या लिखो, होल स्क्वायर। इंडिविजुअल पर स्क्वायर लिखो या होल स्क्वायर लिखो। तो अब आप यहाँ पर सिंपल वैल्यू पुट कर देना, आपके साथ क्या आएगा, आंसर आएगा। आपके साथ क्या आएगा, आंसर। तो यहाँ पर मैं वैल्यू को क्या कर लेता हूँ, पुट कर लेता हूँ। दूसरा मार्कर किधर गया, मार्कर बस मिल गया ये। तो यहाँ पर E1 आपके साथ क्या है, 100 वोल्ट। E1 आपके साथ क्या है, 100 वोल्ट पर मीटर। इसी तरह E1, ये क्या है E1, और ये आपके साथ क्या है E2, मैंने यहाँ पर भी E1 का। तो E2 आपके साथ क्या है, 50 वोल्ट पर मीटर। 50 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू R2 आपके साथ क्या है, R2 आपने फाइंड करना है, जबकि R1 आपके साथ क्या है, 1 मीटर। तो R2 आपने क्या करना है, फाइंड करना है। R2 का आपने ऊपर स्क्वायर भी लिख देना है, डिवाइडेड बाई R1 क्या है, 1 मीटर। 1 का आप स्क्वायर ले लो, वही क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पर आप क्या होगा, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। तो सिंपल इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर। ये नीचे 1 है, उससे कुछ फर्क नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने सिंपल R2 मालूम करना है। तो यहाँ पर R2 का स्क्वायर है, तो दोनों साइड पे क्या ले लो, अंडर रूट ले लो। जब आप दोनों साइड पे क्या लोगे, अंडर रूट लोगे, तो ये अंडर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो R2 आपके साथ क्या आएगा, R2 आपके साथ क्या आएगा, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 आपके साथ आंसर आएगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, अंडर रूट 2 मीटर होगा। तो 50 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस मतलब कितने डिस्टेंस पर आएगी, अंडर रूट 2 मीटर पर आएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 24, ऑब्जेक्ट ए हैज़ अ चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड ऑब्जेक्ट बी हैज़ अ चार्ज ऑफ +6 माइक्रोकूलम। क्या पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ए बी इज इक्वल टू -3 इलेक्ट्रिक फोर्स बी ए। अब ये ए बी मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू फोर्स ए अप्लाइंग बाय बी, ये मैंने आपको पढ़ाया बी तक है। ये ए बी का मतलब क्या है, बी ए का मतलब क्या है, ये मैंने लेक्चर में पढ़ाया था, तो अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ऑप्शन बी क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स ए बी इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स बी ए। ये बी ए का मतलब क्या है, ए बी मतलब द फोर्स ऑन ए चार्ज ए इज ड्यू टू चार्ज बी, इसका मतलब ये है। और बी ए का मतलब क्या है, द फोर्स ऑन चार्ज बी इज ड्यू टू ए। सही है। इसी तरह ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि 3FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, फोर्स AB इज इक्वल टू इज इक्वल टू 3 फोर्स AB। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इससे पिछले मैंने कुछ एमसीक्यूज पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कूलम कौन सा फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स है। आप इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, आपने कूलम ला फोर्स जो भी है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ है,
मतलब जितना एक्शन होगा उसका रिएक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, उतना क्या होगा, रिएक्शन। जितना एक्शन अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही रिएक्शन लगेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। आपने मासेस को नहीं देखना है कि एक का मास ज़्यादा है दूसरे का कम, तो जिसका मास ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्शन लगाएगा, जिसका मास कम है वो कम एक्शन लगाएगा। नो, वो इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, जो जितना एक्शन लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में वो दूसरा बॉडी उतना ही रिएक्शन लगाएगा। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। तो इसलिए एक चार्ज क्या है, चार्ज 2 माइक्रोकूलम, मैं नहीं लिख नहीं रहा हूँ, सही यहाँ पर सही लिखता हूँ 2 माइक्रोकूलम। दूसरा चार्ज क्या है 6 माइक्रोकूलम। दोनों क्या है, प्लस है। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो जितना रिपल्सिव फोर्स 2 माइक्रोकूलम 6 पर लगाएगा उतना ही क्या करेगा, 6 माइक्रोकूलम क्या करेगा, 2 माइक्रोकूलम पर लगाएंगे। दोनों क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे मगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, रिपल्शन लगा रही है। तो इसलिए इसको आप क्या नाम दो, चार्ज। अगर ए और स्पेयर ए है और ये बी है, सही है, स्पेयर ए और स्पेयर बी, और स्पेयर ए पर 2 माइक्रोकूलम, स्पेयर बी पर 6 माइक्रोकूलम। जितना फोर्स स्पेयर ए स्पेयर बी पर लगा रहे हैं उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में स्पेयर बी क्या होगा, स्पेयर ए पर लगा रहा होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। आपने नहीं देखना कि इसका चार्ज ज़्यादा है इसका कम है। कूलम फोर्स मैंने क्या बताया, अगर एक बाल को उठाओ दीवार पर हिट करोगे तो बाल से के जरिए बाल ने क्या किया, दीवार पर एक्शन लगाया, तो दीवार क्या करेगा, वॉल अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगाएगा। जितना बाल ने एक्शन लगाया जो वहाँ पर दीवार क्या करेगा, रिएक्शन बाल पर उतना ही डालेगा जितना बाल ने एक्शन किया था। तो इसलिए अब आप कहोगे कि दीवार का मास ज़्यादा है बाल का मास कम है तो दीवार ज़्यादा रिएक्शन लगाएगा। नो, जितना एक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही रिएक्शन आएगा। तो इसलिए जितना, मतलब इन दोनों फोर्स का रेशियो क्या होगा, एक दूसरे पर जो लगाएंगे 1:1 होंगे। तो जितना फोर्स ए बी पर लगा रहा होगा उतना ही फोर्स बी जो बी स्पेयर है वो क्या होगा, ए पर लगा रहा होगा। तो इसलिए आप इसको लिख सकते हो कि फोर्स ए बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। सही है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर। सही है, यहाँ पर क्या लिखा है, सम चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, सम चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर देन इट पोटेंशियल, क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है, सिर्फ पोटेंशियल। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है। तो अपने वर्डिंग पर गौर करना है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाए फिर तो अलग बात है, आप सिंपल पोटेंशियल है। तो जब आप कंडक्टर को कुछ चार्ज दोगे तो वो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल का मतलब कितना एम्पीयर होगा, मैक्सिमम एट द सरफेस, वो पोटेंशियल सरफेस पर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एट द सेंटर, वो पोटेंशियल सेंटर में किसी भी स्पेयर के सेंटर में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सी में क्या लिखा हुआ, रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, क्या उस कंडक्टर को जो आप पोटेंशियल दोगे, चार्ज दोगे तो वो पोटेंशियल क्या होगा, कंडक्टर के मतलब क्या होगा, कंडक्टर में सेम रहेगा। डी नन, तो याद रखना जब आप एक कंडक्टर को कुछ चार्ज देते हो मतलब चार्ज करते हो तो वो चार्ज मतलब आपने पोटेंशियल दे दिया, रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, वो उस कंडक्टर में क्या होगा, यूनिफॉर्मली सेम होगा, क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसकी जगह क्या भी आ सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंडक्टर। इसके बाद द वर्क डन W बाय द फील्ड इन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम A टू B इज, आपके साथ क्या है कि कोई भी आप दो प्लेट कंसिडर कर लो, सही है, इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ, कोई भी दो प्लेट आपने कंसिडर कर लिए, सही है। यहाँ पर एक प्लेट ए है और एक प्लेट बी है, आपने प्लेट ए से एक पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, प्लेट ए से इस तरफ ले गए हो, सही है, प्लेट ए से बी की तरफ ले गए, तो आपने इस चार्ज पर क्या किया, वर्क डन किया। तो वर्क डन जो आपने किया फ्रॉम ए टू बी, आपने एक चार्ज को ले गया, तो वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज into change in work done is equal to charge multiplied by change in potential। बी ऑप्शन में क्या लिखा है, वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव साइन आ रहा है बाकी उसी तरह से में चार्ज इनटू पोटेंशियल, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चार्ज, डी ऑप्शन में आर। तो आपको पता भी है कि चेंज ऑफ पोटेंशियल किसके इक्वल है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो सिंपल आप इस रिलेशन को क्या करो, रिवर्स करो, कि आपसे क्या पूछ रहे कि वर्क डन क्या होगा, आप एक चार्ज को प्लेट ए से बी की तरफ ले जा रहे हो तो सिंपल चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करोगे वो क्या होगा, उसका वर्क डन होगा, उसका क्या होगा, वर्क डन। जितना पोटेंशियल होगा वो और जितना वो चार्ज होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वो क्या होगा, उस चार्ज का वर्क डन क्या होगा, उन दोनों प्लेट के दरमियान क्या होगा, वर्क डन होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है तो अपने नेगेटिव साइन से कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। इसके बाद ऑप्शन 27 नंबर 27, अ प्रोटॉन इज अबाउट 1840 मतलब 1840 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन है कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना क्या है, हेवियर है मतलब भारी है। व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस, जब उसको
पोटेंशियल डिफरेंस आपने प्रोवाइड कर दिया तो वो एक्सेलरेट हो गया। इफ़ 1 किलोवाट इज़ इट्स काइनेटिक एनर्जी, अगर 1 किलोवाट उसकी काइनेटिक एनर्जी है, 1 किलोवाट ये क्या है, इसका पोटेंशियल है। सॉरी में क्या हो गया, व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवाट, जब आप क्या करो उसको एक्सेलरेट करो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करो कितना, 1 किलोवाट, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। अब बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो याद रखना कुछ स्टेटमेंट इतने लंबे होते हैं, वो स्टेटमेंट बड़े करके आपको दिखे, मतलब लिखे होते हैं, उस स्टेटमेंट में बहुत सारा जो डेटा होता है वो फजूल होता है। अब यहाँ पर प्रोटॉन इज अबाउट 1840 टाइम हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, ये तो सबको पता है कि प्रोटॉन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना हेवियर है। ये सिंपल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई यहाँ पर स्टेटमेंट में काम नहीं, ये तो सिंपल डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है। इस इन्फॉर्मेशन को तो आपसे काम है ही नहीं, इसको आप छोड़ो। या आप सिंपल आपका स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, आपका काम क्या है, प्रोटॉन से, किसके साथ है, प्रोटॉन के साथ है, एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, आपने उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया 1 किलोवाट, काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी होगी। अब ये जो 1840 आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है ताकि आप भी कंफ्यूज हो जाए कि ये डेटा में यूज़ होगा नहीं होगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं है, आपने डायरेक्ट जो मेन स्टेटमेंट है उसको देखना है। तो आपने क्या फाइंड करना है, सिंपल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो अभी मैंने बता दिया कि वर्क डन इज इक्वल टू, वैसे आपको पता भी है, मैंने अभी आपको बताया कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, सही है, चेंज इन पोटेंशियल। और आपने पढ़ा भी था कि चेंज वर्क डन किसके इक्वल, अभी मैंने बता दिया चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल है, वर्क डन चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के भी इक्वल है, वर्क डन इन दोनों के चेंज के भी इक्वल है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आपने पढ़ा भी था कि ई वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर चार्ज क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी क्यू की जगह आप ई लिखो, या प्रोटॉन हो तो ई लिखो। सिंपल आपने चार्ज का मैग्नीट्यूड वहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन के लिए प्लस 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। और पोटेंशियल ये आप इस तरह भी लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी, सही है, क्योंकि वर्क डन किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर हम कौन सी चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और पोटेंशियल क्या है वी, तो सिंपल आप यहाँ पर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हो। क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी, के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ई, उसी तरह लिखो। पोटेंशियल क्या गिवन है आपको, मल्टीप्लाई बाई 1 किलोवाट, तो आंसर क्या आएगा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके साथ क्या गया, आंसर आ गया 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर क्या होगा, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो सही आसान एमसीक्यूज, स्टेटमेंट बहुत लंबा है, अपने स्टेटमेंट से कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 28, अ पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस आपने पहले देखना है, हमारे साथ गिवन किया, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इज 10 वोल्ट। एक पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी चार्ज की वजह से, डिस्टेंस कितना है 5 मीटर डिस्टेंस पर, वो क्या है 10 वोल्ट है। आपने फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। आप फाइंड करो कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप डिस्टेंस को 5 से 10 कर दो, डिस्टेंस को बढ़ा दो, तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। बहुत ही आसान एमसीक्यूज, आपने सिर्फ क्या करना है, रिलेशन को ज़हन में रखना है। रिलेशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या है, V इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R, KQ डिवाइडेड बाई R। तो पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ सिंपल क्या है, इनवर्स रिलेशन है, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सही है। पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, सही है। तो ये भी आपने याद रखना है, तो यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो फिर ये फार्मूला होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सही, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आपके साथ आपने क्या फाइंड करना है, आपको रेशियो बनानी है, डिस्टेंस और पोटेंशियल का रेशियो बनानी है। तो किस तरह, पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन, तो मैं रेशियो किस तरह बनाऊंगा, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू डिस्टेंस का रेडियस के साथ, डिस्टेंस के पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। तो रेशियो में क्या आएगा, R2 डिवाइडेड बाई R1, R2 डिवाइडेड बाई R1, क्योंकि कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो इसलिए R2 डिवाइडेड बाई R1। तो सिंपल यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, V1 आपके साथ क्या है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई V2, V2 आपके साथ क्या है, V2 आपने फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है, इज इक्वल टू, सही है। इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिखे तो इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बताऊंगा, सही है, क्योंकि मैंने शायद जल्दी में इसके ऑप्शन में भूल गया, सही है। तो V2 इज इक्वल टू, इसके बाद
R2 आपके साथ R2 क्या है, ये आपके साथ R1 है 5 मीटर, जबकि 10 मीटर आपके साथ R2 है। तो R2 डिवाइडेड बाय R1, R2 आपके साथ क्या है 10 मीटर डिवाइडेड बाय R1 क्या है 5, सही है। तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, सही है। V2 क्या हो जाएगा, 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V2 इज इक्वल टू, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2V2 और साथ में क्या रह जाएगा 10 वोल्ट। तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 10 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर लेता हूँ डिवाइड। तो 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। तो पोटेंशियल क्या आ गया 5 वोल्ट, आपके साथ क्या आ गया पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल क्या आ गया 5 वोल्ट, पोटेंशियल क्या आ गया 5 वोल्ट। आप इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते थे थोड़ा जे लगाकर। पहला डिस्टेंस कितना था, पहला जो डिस्टेंस था 5 मीटर और पोटेंशियल क्या था 10 मीटर। आपने डिस्टेंस को क्या किया 5 से 10 कर दिया, मतलब आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया। जब डिस्टेंस को आप डबल कर दोगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। अगर 10 था 5 हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर भी देख सकते क्योंकि पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो इसके बाद हम और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। MCQ number 29. Electric field intensity between two oppositely charged parallel plate is E. Two parallel plate A and B at which point E is greater, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, किस पॉइंट पर ग्रेटर होगी। दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट है, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, दोनों क्या अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट है। और अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट में याद रखना बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इन दो पैरेलल प्लेट के दरमियान किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेटर होगी। फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है सेम एवरीवेयर, दूसरा ऑप्शन में क्या होगी मिड पर, तीसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है नियर टू पॉजिटिव प्लेट, डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है नियर टू नेगेटिव प्लेट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, आपने फार्मूला भी पढ़ा था कि E इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मीडियम की जब कोई भी मीडियम ना हो, जब फ्री स्पेस हो, तो ये फार्मूला था। अगर मीडियम आपने इंक्लूड कर दिया तो क्या बन जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी। जिधर भी मीडियम आ जाए तो आप सिंपल एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई करो। सही, इलेक्ट्रोस्टैटिक के पूरे चैप्टर में तमाम फार्मूलेज में जिधर भी मीडियम आ गया तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ रिलेटिव परमिटिविटी क्या करो मल्टीप्लाई कर देना। इस फार्मूले में कई आपको नजर आ रहा है डिस्टेंस नजर आ रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली पैरेलल प्लेट के दरमियान, दोनों क्या है अपोजिटली पैरेलल प्लेट, सही है। अब यहाँ पर आपको कहीं नजर आ रहा है दोनों के दरमियान इस फार्मूले में डिस्टेंस नहीं, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। फिर यहाँ पर कंसेप्ट क्या होगा, फिर ये डेंसिटी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, ये क्या होगा इंडिपेंडेंट। ये आपने याद रखना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, मगर वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये फार्मूला हम किसके लिए यूज करते हैं, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, ये हम क्या करते थे पैरेलल प्लेट के लिए यूज नहीं करते थे इसको, जबकि अपोजिटली पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि पहले दोनों अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट है और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। अब आपसे पूछे किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ग्रेटर होगी। एक तो आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी सेम होगी, और आपको फार्मूले में भी नजर आ रहा है डिस्टेंस का जिक्र नहीं है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर अगर आप जो भी पॉइंट A B C, अगर मैं आपसे कहूँ इस पॉइंट पर किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो तमाम A पॉइंट पर B पॉइंट पर तीनों पॉइंट पर क्या होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी सेम होगी। अगर A पॉइंट पर क्या था 2 था तो B पॉइंट पर भी क्या होगा 2, C पॉइंट पर भी क्या होगा 2, तो तीनों पॉइंट पर क्या रहेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या रहेगा सेम, मगर पोटेंशियल क्या होगा चेंज होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा चेंज, वो जिस तरह पोटेंशियल की डायरेक्शन में क्या होगा जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते जाओगे पोटेंशियल क्या हो जाएगा कम होता जाएगा। तो A पॉइंट पर जिस तरह A पॉइंट पर सबसे ज्यादा होगा, फिर B पर, फिर C पर। अगर आप पोटेंशियल की बात करोगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं, अगर आप पोटेंशियल की बात करोगे तो फिर पोटेंशियल A पर सबसे ज्यादा होगा। पोटेंशियल पर किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपने याद रखना पोटेंशियल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ VA सबसे ज्यादा होगा पोटेंशियल, फिर VB पर सबसे ज्यादा होगा, फिर VC पर सबसे ज्यादा होगा, सही है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, ए पर भी सेम होगी, बी पर भी सेम होगी, सी पर भी क्या होगी, सेम होगी। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, इस तरह एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, सही है। तो इसलिए तीनों पॉइंट पर क्या होगी, सेम रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पर मैंने एमसीक्यूज लिखा हुआ कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट, आपको समझ आ गया कि वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो हर पॉइंट पर सेम एवरीवेयर, सही है। दूसरा एमसीक्यू नंबर 30, 2 + 2 कूलम एंड अनदर चार्ज ऑफ +2 कूलम। दोनों चार्ज क्या है, सिमिलर भी है और मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है। प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ डी, दोनों को एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखा है जिसको डी डिस्टेंस का नाम दिया है। जीरो फील्ड विल बी, जीरो फील्ड कहाँ पर क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। जीरो फील्ड कहाँ पर, डिस्टर्ब कहाँ पर किया, जीरो फील्ड कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, सही है। अब सिंपल क्या है, दो चार्जेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और सिमिलर भी है। क्या है, एक क्या है +2 कूलम, दूसरा भी क्या है +2 कूलम। दोनों चार्जेस सेम भी है, उसको एक डिस्टेंस डी से क्या किया, डिस्टेंस डी से क्या किया, उसको अलग किया। आपसे क्या पूछा कि जीरो फील्ड, मतलब जीरो फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर जीरो होगी। याद रखना, अगर सिमिलर चार्जेस थे, ये भी पॉजिटिव ये भी, अगर सिमिलर चार्जेस थे और इक्वल भी थे, सिमिलर एंड इक्वल क्या थे, सिमिलर, अगर सिमिलर थे एंड इक्वल चार्जेस थे, सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर जीरो होगी, यहाँ पर मिड पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सही है। इस पॉइंट पर, ये मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर मैं डिस्टेंस लिख रही हूँ, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर ई क्या होगी, जीरो होगी। जीरो फील्ड लोकेशन कहाँ पर होगी, ई मिड पॉइंट पर क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पर जीरो होगा, मिड पॉइंट पर क्या होगा, जीरो होगा। सही, ये आपको पता भी है कि दो सिमिलर चार्जेस की वजह से जिसका मैग्नीट्यूड सेम, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इस तरह क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और दरमियान में ई क्या होती है, जीरो। ये अपने मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लेक्चर है वहाँ पर दिया भी हुआ है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जीरो होगी, मिड पर क्या होगी, जीरो होगी। ये आपने याद रखना है। यहाँ पर क्या है, +2 कूलम +2, दो सिमिलर और इक्वल चार्जेस, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, मिड पर क्या होगी, जीरो होगी। मिड पॉइंट पर क्या रहेगी, जीरो रहेगी। इसके बाद, इफ द पोटेंशियल एट अ पॉइंट विच 1 मीटर फ्रॉम अ चार्ज इज 1 वोल्ट। सिंपल आपको पता है कि पोटेंशियल है, ये भी क्या है, पीएमसी 2020 का एमसीक्यूज है कि पोटेंशियल क्या है पॉइंट पर, मतलब पोटेंशियल एट अ पॉइंट, जिस एक मतलब 1 मीटर पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, 1 वोल्ट। आपको एक कंडीशन दिया हुआ है कि 1 मीटर के डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है। देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट विच इज 2 मीटर फ्रॉम द सेम चार्ज विल बी। अगर एक चार्ज है वो क्या है, सर्टेन डिस्टेंस पर पड़ा है, वहाँ पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट है। अगर आप उसका डिस्टेंस को 2 मीटर कर दो, डिस्टेंस को बढ़ा दो, उसी चार्ज का मतलब उसका डिस्टेंस को बढ़ा दोगे, तब उसी चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगी। सिंपल, आपने क्या करना है, पोटेंशियल का यहाँ पर फार्मूला यूज करना है। फार्मूला किस तरह आपने यूज करना है कि पोटेंशियल का फार्मूला आपके साथ क्या है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आपको अभी मैंने बता दिया कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू डिवाइडेड बाय आर। पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन। एक आप क्या है, डायरेक्ट अप्रोच आपका ये है कि पहले क्या था, डिस्टेंस क्या था 1 मीटर और फिर पोटेंशियल क्या था 1 वोल्ट। आपने डिस्टेंस को क्या कर दिया 2, डिस्टेंस को बढ़ा दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाफ। एक अप्रोच ये है। यहाँ पर क्या है, पहले डिस्टेंस क्या था डी 1 मीटर, फिर आपने और पोटेंशियल क्या था 1 वोल्ट, आपने डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया 2 मीटर। तो अब पोटेंशियल क्या होगी, क्योंकि पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। तो अब डिस्टेंस, अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो पोटेंशियल क्या होगी, हाफ होगी। क्या होगी, हाफ, 0.5 वोल्ट हो जाएगी। एक ही अप्रोच है डायरेक्ट, मगर आप फार्मूले से भी रिलेशन निकाल सकते हो। फार्मूले से अगर आप इस तरह डायरेक्ट नहीं करते हो, फार्मूले से करते हो, तो फार्मूले से आपको अभी मैं बता रहा हूँ, फार्मूले से आप किस तरह कर सकते हो, पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ कौन सा रिलेशन, इनवर्स। आप उसी तरह जो अभी मैंने एमसीक्यूज बताया था, आप रेशियो निकालो, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू, इनवर्स रिलेशन है ना, तो क्या आएगा R2 डिवाइडेड बाई R1। सही है, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1। अब किस तरह, V1 आपको आपके साथ क्या गिवन है, 1 वोल्ट, तो सिंपल 1 ऊपर लिख देना, 1V मतलब 1 वोल्ट। इसी तरह V2 क्या गिवन है, V2 आपने फाइंड करना है। इसी तरह R2 आपके साथ क्या गिवन है, 2 मीटर, जबकि R1 आपके साथ क्या था, 1 मीटर। यहाँ पर आपको गिवन भी है 1 मीटर। सिंपल, आप V2 खुद आ जाएगा। ये क्या है, 1 को 2 से डिवाइड करो तो वही 1 आएगा। सिंपल, ये V2 जब आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, V2 को क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करो। V2 क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2V बन जाएगा। 1 को एक इस वोल्ट से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, 1
क्या आएगा, वोल्ट मीटर आएगा। सही है। अब क्या होगा, ये टू यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, ये टू क्या है, यहाँ पर डिवाइड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब टू यहाँ पर डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, सॉरी टू क्या है, V2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आंसर आपके साथ क्या आएगा, V2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है, 0.5 वोल्ट। आपने इस तरह रिलेशन से भी निकाल दिया, आप डायरेक्ट अप्रोच से भी कर सकते हैं। जो डायरेक्ट आपको आसान लगता है डायरेक्ट भी कर सकते हो, मगर आप सिंपल ये रिलेशन ये यूज़ भी कर सकते हो। ये रिलेशन फिर क्या होगा, आपके साथ कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। इस रिलेशन को आपने यूज़ करना है कि पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ किस तरह रेशियो बन जाएगा। तो हमारे साथ आंसर क्या होगा, 0.5 वोल्ट। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट, आपके साथ क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट चार्ज इज ई। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई है, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वी, और उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है एट अ डिस्टेंस आर, डिस्टेंस आर पर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, उस पॉइंट चार्ज पर। अभी मैं डायग्राम भी बनाऊंगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट फॉर द सेम चार्ज। आपसे क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट फॉर द सेम चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ई बाई 4। अब वहां पर पोटेंशियल क्या होगी, अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E बाई 4 है उस पॉइंट पर, तो वहां पर पोटेंशियल क्या होगी। बहुत उसी तरह क्या है, स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है, सिंपल आपको यहाँ पर इनवर्स स्क्वायर का रिलेशन देकर अब आपने सिंपल क्या है बताना है। एक यहाँ पर मैं चार्ज बना रहा हूँ, लेट सपोज ये क्या है, एक चार्ज, इस चार्ज को मैंने बना लिया। वो आपसे कह रहे हैं कि सर्टेन पॉइंट पर, लेट सपोज इस पॉइंट पर, वो आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल BV है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ BE है। इस पॉइंट पर आपको कंडीशन दे दी। सही है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि आपने इस पॉइंट से कुछ दूर पॉइंट पर चले गए हो। सही है, दूर पॉइंट पर चले गए, आपसे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब क्या होगी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, E बाई 4। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब E क्या है, E इज इक्वल टू E बाई 4। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E बाई 4 है। अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E बाई 4 है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। सिंपल ये क्या है, इतना मतलब लेंथी स्टेटमेंट दिया था कि आपको इसको मतलब इस स्टेटमेंट लेंथी है मगर एमसीक्यूज आसान है। आप सिंपल रिलेशन को देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E बाई 4 होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, V बाई 2। किस तरह, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पोटेंशियल इज इक्वल टू, फार्मूला मैंने आपको अभी बता दिया, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। आपको क्या नजर आ रहा है, पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है मगर सिंपल पावर नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है मगर डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर R स्क्वायर। सही है। अगर आप डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ा दो, मैं आपको सिंपल कंडीशन दे रहा हूँ। सही है, अगर मैं डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ा दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E बाई 4। क्या मैंने क्या बताया कि अगर मैं क्या करूँ, डिस्टेंस को क्या कर दूं, 2 टाइम कर दूं, 2 टाइम 2R। अगर मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी। मैंने आपको सिंपल कंडीशन दिया, अगर मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो आप इस फार्मूले में पुट कर देना, क्या आएगा आपके साथ, E इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। सही है। और यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गया, 2R। तो 2R का आप स्क्वायर ले लो तो क्या बन जाएगा, 4R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर, अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इस एमसीक्यूज को मिटा रहा हूं, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इस एमसीक्यूज को आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया, अगर आपने डिस्टेंस को क्या कर दिया, 2R कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E बाई 4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। सही है, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स, डिस्टेंस को डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना कम होगी। ये बात तो आपको समझ आएगी। सही है। अब अगर यहाँ पर डिस्टेंस को आपने डबल करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बाई 4 होगी। आपसे पूछ रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E बाई 4 है तो पोटेंशियल क्या होगा। तो इसी तरह जब आप डिस्टेंस को, अगर मैं दूसरा कंडीशन दे दूं, अगर आप क्या करो डिस्टेंस को डबल कर दो तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी। पोटेंशियल का डिस्टेंस के, सिंपल पोटेंशियल का डिस्टेंस से इनवर्स रिलेशन है, स्क्वायर नहीं। अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V। पोटेंशियल सिंपल क्या पहुंच जाएगा, V बाई 2, सिंपल हाफ हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिंपल हाफ हो जाएगा। तो कंडीशन सेम ये वाली, वो आपसे पूछे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर क्या है, E बाई 4 है। E बाई 4 किस तरह आता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 4 गुना कम है, मतलब E बाई 4 का मतलब क्या है, 1/4। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 कब होगी,
तब होगी जब आप डिस्टेंस को 2 गुना क्या कर दो, बढ़ा दोगे। डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ा दिया तो E क्या हो जाएगी, 4 टाइम कम हो जाएगी। तो अगर इस पॉइंट पर E/4 है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E/4 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E/4 है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगी, तो सेम पोटेंशियल क्या होगी, V/2, क्योंकि डिस्टेंस के 2 गुना बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, E/4 हो जाएगी, जबकि पोटेंशियल क्या हो जाएगी, V/2, क्योंकि पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ सिंपल इनवर्स रिलेशन है, डिस्टेंस के साथ सिंपल इनवर्स रिलेशन, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो इसलिए इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E/4 है तो पोटेंशियल क्या होगी, V/2 होगी। तो पोटेंशियल क्या होगी, V/2 होगी। सही है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। MCQ number 33. What will be the effect of capacitance of a capacitor if the area between the plate is double and the separation between the plate is also double? सिंपल आपके साथ सिंपल क्या एक थ्योरेटिकल MCQ है, क्या बोला है कि कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होगी अगर हम एरिया को भी डबल कर दे और उसके दरमियान जो सेपरेशन है उसको भी डबल कर दे। आपको कैपेसिटेंस का फार्मूला आना चाहिए, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एरिया इनटू एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ये क्या है, कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम। जब आपके साथ 2 प्लेट के दरमियान आपने कोई भी मीडियम यूज नहीं किया हुआ तो ये, अगर आपने मीडियम यूज किया तो सिंपल एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई करो, वो फार्मूला फिर क्या हो जाएगा, मीडियम के लिए हो जाएगा। तो अब सिंपल आपसे क्या पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस इफ द एरिया बिटवीन द प्लेट इज डबल, अगर एरिया को क्या कर दे, डबल कर दे, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज आल्सो डबल, अगर हम क्या करें सेपरेशन को भी क्या कर दे, डबल कर दे, कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होगी। सिंपल आप यहाँ पर लिखो के वी इन अ वैक्यूम इज इक्वल टू एरिया क्या है, यहाँ पर एरिया को हम भी क्या कर दे, डबल कर दे, उसी तरह एब्सोल्यूट परमिटिविटी लिख देना, और डिस्टेंस हमारे साथ क्या है, सेपरेशन, और सेपरेशन को भी क्या कर दे, डबल कर दे। अब कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होगी, तो टू के साथ कैंसिल हो गया, वापस कैपेसिटेंस क्या हो गया, कैपेसिटेंस इन अ वैक्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाय डी। जो पहले कैपेसिटेंस था और कैपेसिटेंस प्राइम, मतलब आपने एरिया को भी डबल किया, डिस्टेंस को भी डबल किया, वो आप दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो इसलिए कैपेसिटेंस का एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि कैपेसिटेंस का सेपरेशन मतलब डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो एरिया भी डबल, सेपरेशन भी डबल, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, नेट कैपेसिटेंस मतलब क्या है, सेम होगा, कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो गया। तो इसलिए एरिया के डबल होने से, डिस्टेंस के भी डबल होने से, मतलब सेपरेशन के भी डबल होने से कैपेसिटेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो कैपेसिटेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। सही है, नेट इफेक्ट क्या रहा है, कैंसिल, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है, डिस्टेंस डबल, एरिया भी डबल हो गया, तो इसलिए कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस क्या आ गया, वो भी सेम आ गया, कैपेसिटेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। इस तरह एमसीक्यूज आपने याद करना है, इस तरह एमसीक्यूज आते भी है। एमसीक्यूज नंबर 34, अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी, एक कैपेसिटर को बैटरी के साथ चार्ज किया एंड द एनर्जी स्टोर इज यू। एक कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज किया, उसमें एनर्जी क्या स्टोर हो गई, यू। सही है, ये आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है, सही, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल आपने जो मेन पॉइंट है उसको पकड़ना है। आफ्टर डिसकनेक्टिंग द बैटरी, फिर आपने उससे बैटरी डिसकनेक्ट कर, जब चार्ज हो गया तो बैटरी डिसकनेक्ट हो गई। अनदर कैपेसिटर ऑफ द सेम कैपेसिटी इज कनेक्टेड in parallel to the first capacitor, the energy stored in each capacitor is, ये हमारे साथ जो MCQs है ये फास्ट पेपर का MCQs है, UHS का फास्ट पेपर का MCQs। इसमें मैं फास्ट पेपर के MCQs भी इंक्लूड करता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरह MCQs आते हैं। सही है, तो ये फास्ट पेपर का MCQs है। सिंपल क्या बताया हुआ है, डस्टर किधर गया, मैं डस्टर को, बहुत आसान MCQs, आपने सिंपल स्टेटमेंट को समझना है। किस तरह, उसी तरह स्टेटमेंट को समझ, आपको स्टेटमेंट समझ जाएगा, एमसीक्यूज फिर कुछ भी नहीं होगा। एक कैपेसिटर है, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, उसमें एनर्जी यू स्टोर होगी। उसी तरह तो अगर आप फिर उसके साथ उसने बैटरी डिसकनेक्ट कर दी है, और उसी तरह उसी कैपेसिटर के साथ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक कैपेसिटर है, थोड़ा सही बनाओ, ये क्या, एक कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को पहले किसके साथ कनेक्ट किया, बैटरी के साथ। लेट सपोज बैटरी के साथ उसने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर क्या गया, चार्ज। सही है, क्या बैटरी के साथ इसने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर इस प्लेट को क्या किया, इस प्लेट को भी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी में, इस कैपेसिटर में यू एनर्जी स्टोर होगी, लेट्स सपोज इसमें ये एनर्जी स्टोर होगी। फिर आपसे कह रहे हैं इसको हमने, इससे बेस कैपेसिटर को हमने क्या किया, बैटरी से डिसकनेक्ट कर दिया, मतलब
क्या क्या, कैपेसिटर जब चार्ज हो गया इसमें कुछ एनर्जी स्टोर होगी, कैपेसिटर क्या क्या हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर उसी तरह पैरेलल में जितना ये कैपेसिटर था एक और कैपेसिटर इसके पैरेलल में हमने क्या किया, अटैच किया। इसके पैरेलल में हमने क्या किया, एक और कैपेसिटर इसके साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। एक और पैरेलल में मतलब उसके साथ एक और कैपेसिटर क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब बताओ इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी, द एनर्जी स्टोर इन ईच कैपेसिटर। मतलब अब बताओ कि हर कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। इस कैपेसिटर को पहले अपने बैटरी के साथ क्या क्या कनेक्ट कर दिया, इसमें एनर्जी क्या थी, यू स्टोर होगी। अब इस कैपेसिटर को अपने बैटरी क्या क्या डिस्कनेक्ट कर दिया। अब इसी जो चार्ज कैपेसिटर है इस कैपेसिटर के साथ आपने एक पैरेलल में एक और कैपेसिटर अटैच कर दिया। अब आपसे पूछा है कि इस कैपेसिटर में दोनों में कितनी चार्ज, हर कैपेसिटर में कितनी चार्ज स्टोर होगी। सिंपल है। अब यहाँ पर चार्ज पहला कैपेसिटर क्या है, स्टोर है, मतलब उसमें एनर्जी क्या है, स्टोर है, चार्जेस क्या है, स्टोर है। तो अब चार्ज क्या करेंगे, यहाँ से फ्लो स्टार्ट करना करेंगे तो चार्जेस क्या होंगे, फ्लो होंगे। तो लेट सपोज 1 2 3 4 5 इस साइड पे चार्जेस कितने हैं, पॉजिटिव 6 और इस साइड पे नेगेटिव भी क्या है, 6। तो सिंपल क्या होगा, चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तब तक फ्लो करेंगे जब इन दोनों के दरमियान कैपेसिटर दोनों प्लेट के दरमियान पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब तो पोटेंशियल यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम इन दोनों प्लेट के दरमियान पोटेंशियल 0 है। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। लेट सपोज 1 चार्ज 2 चार्ज 3 चार्ज, टोटल चार्जेस क्या है 1 2 3 4 5 6। सिर्फ आपके एग्जाम्पल मतलब आपको समझाने के लिए कि टोटल चार्जेस क्या है 6। तो 2 3 इस साइड पे भी 3 चार्जेस, इस साइड पे भी, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। अब नई नेट फ्लो चार्जेस क्या हो गया, मतलब ना चार्जेस ऊपर जाएंगे ना नीचे आएंगे क्योंकि चार्जेस क्या हो गया, सेम। उसी तरह यहां पर भी क्या होंगे, 3 चार्जेस यहां पर आएंगे, मतलब ऊपर भी 3 रह गए और नीचे भी 3। अब चार्जेस का जो फ्लो है वो क्या हो गया, पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। अब चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, सी अब चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। अब क्या होगा, चार्जेस क्या हो गया, आपके साथ चार्ज क्या हो गया, हाफ। चार्ज क्या हो गया, हाफ। चार्ज क्या हो गया, हाफ। ये कैपेसिटर पहले क्या था, चार्ज था। अब कुछ चार्जेस क्या हो गए, आधे चार्जेस जो न्यू कैपेसिटर है वो वहां पर शिफ्ट हो गए और आधे इस पुराने कैपेसिटर पर रह गए। आपको एक फार्मूला है एनर्जी स्टोर का, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, इससे अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। ये तमाम फार्मूले अपने याद करने, अब ऐसा ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। इसके एमसीक्यूज आते जाएंगे, मैं आपको हर फार्मूला बताता जाऊंगा। एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 सी वी स्क्वायर। एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 कैपेसिटेंस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वी। सॉरी ये मैंने क्या कर दिया। एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 सी वी स्क्वायर, पोटेंशियल का स्क्वायर, सही है। और दूसरा फार्मूला इसी तरह, एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 क्यू वी, ये भी फार्मूला है, सही है। इसी तरह एनर्जी का ये फार्मूला भी, एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, सही है। एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि पोटेंशियल चार्ज अगर हाफ हो जाए, एनर्जी का चार्ज के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह एनर्जी का पोटेंशियल के साथ भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर चार्ज हाफ हो जाए ना, मतलब चार्ज हाफ हो गया ना, तो दोनों में कितने चार्ज, तो अगर चार्ज हाफ हो जाए तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाफ, क्योंकि एनर्जी का चार्ज के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ होगी, क्योंकि दोनों में हाफ हाफ, आधा चार्ज इस कैपेसिटर पर रह गया, आधा चार्ज इस कैपेसिटर पर रह गया, तो एनर्जी भी क्या होगी, हाफ, क्योंकि चार्ज का एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मगर याद रखना कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी वी। आपको मैंने ये फार्मूला भी पढ़ाया था कि Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी। याद रखना कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पर हमें ये रिजल्ट आ रहा है कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। क्या, चार्ज हमेशा क्या होगा, चार्ज और पोटेंशियल दोनों में क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर चार्ज हाफ हो जाए तो पोटेंशियल भी हाफ हो जाएगी, अगर चार्ज डबल हो जाए तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। याद रखना डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि अगर आपने ये फार्मूला यूज करना है, सेकेंड इस फार्मूले को देखो, एनर्जी का चार्ज के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन, एनर्जी का चार्ज के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसमें आप देखो एनर्जी का पोटेंशियल के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस फार्मूले को यूज ना करो। फर्स्ट वाले ये फार्मूला नहीं कि क्यू, यहाँ पर एनर्जी और का सिंपल चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन, एनर्जी का पोटेंशियल के साथ सिंपल रिलेशन, स्क्वायर का नहीं। अगर आपने ये रिलेशन यूज करना है, अगर आपने चार्ज को डबल कर दिया तो पोटेंशियल भी खुद ब खुद डबल हो जाएगी, खुद, क्योंकि चार्ज का पोटेंशियल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, चार्ज का पोटेंशियल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो बस आप क्या करो कि अगर एनर्जी डबल हो गई,
अगर आपने चार्ज को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर आपने चार्ज को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो एनर्जी क्या होगी, 4 गुना, क्योंकि चार्ज का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल। अगर आप इस फार्मूले से हल करोगे, अगर आपने चार्ज को डबल कर दिया तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल चार्ज और पोटेंशियल का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट, तो इसलिए चार्ज डबल हो गया तो पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, 2 2 जार 4, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इसलिए अगर चार्ज हाफ हो जाए, क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट, अगर चार्ज हाफ हो जाए तो याद रखना इन दोनों प्लेट के दरमियान पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, हाफ, पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, हाफ। चार्ज हाफ हो गया तो पोटेंशियल भी हाफ हो जाएगा। अब सिंपल मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसी फार्मूले को यूज कर रहा हूं, जो फर्स्ट फार्मूला है, सही। एनर्जी इज इक्वल टू, अब मैं फाइनल रिजल्ट की तरफ आ रहा हूं, एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 QV, सही है, ये फार्मूला है। अगर चार्ज भी क्या हो गया, हाफ हो गया, सही है, चार्ज हाफ हो गया, पोटेंशियल भी क्या हो गया, हाफ, चार्ज भी हाफ, पोटेंशियल भी हाफ, सही है। तो उसी तरह एनर्जी प्राइम, अब चार्ज हाफ होने के साथ पोटेंशियल भी हाफ हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, ये 2 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/4 उसी तरह आएंगे, बाकी 1/2 Q इंटू वी, ये 1/2 Q इंटू वी किसके इक्वल था, अभी एनर्जी के इक्वल था, यानी मैंने आपको बताया था कि एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 QV, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एनर्जी, तो इसलिए 1/2 QV की जगह मैं क्या लिखूंगा, एनर्जी। तो सिंपल एनर्जी प्राइम 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई, इसकी जगह क्या लिखो, U, एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी के इक्वल। तो इसलिए अब कितनी एनर्जी स्टोर होगी, 1/4, मतलब एनर्जी क्या होगी, 4 टाइम क्या होगी, डिक्रीज, ये क्या है, U, तो U 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा, U/4, एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम कम हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले जो चार्ज इस पर स्टोर था, आपने पैरेलल में इसके साथ एक और कैपेसिटर अटैच किया, आधा चार्ज इस पर शिफ्ट हो गया, आधा इस पर रह गया। अगर चार्ज हाफ हो जाए तो पोटेंशियल भी हाफ हो जाएगा, तो इसलिए आपको नजर भी आ रहा है कि 1/2 चार्ज हाफ हो गया, चार्ज अगर हाफ हो जाए या पर चार्ज क्या हो जाए, हाफ हो जाए, मतलब चार्ज डिवाइडेड बाई 2, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसलिए क्या क्या हो गया, मैंने 1/4 को बाहर निकाला, 2 2 जार 4, तो 1/4 बाहर आ गया, 1/2 QV, ये तो वही एनर्जी के इक्वल है, तो एनर्जी कितनी टाइम डिक्रीज होगी, 1/4 होगी, एनर्जी क्या होगी, 1/4। अब अगर आप सोचते हो कि हम सेकंड फार्मूले से हल करते हैं, अगर आप इस फार्मूले से हल करते हो, मैंने आपको बताया कि एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर और C, सही है, Q स्क्वायर और C, यहाँ पर एनर्जी का चार्ज के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, सही है, तो एनर्जी प्राइम, सही है, एनर्जी प्राइम मतलब चार्ज हाफ होने के बाद कि 1 डिवाइडेड बाई 2, उसी तरह लिखो, उसी तरह चार्ज आपके साथ क्या हो गया, चार्ज का स्क्वायर, चार्ज क्या हो गया, हाफ हो गया, Q/2, सही है, नीचे उसी तरह C लिख देना और इसका स्क्वायर ले लेना, सही है। तो एनर्जी प्राइम क्या हो जाएगा, एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू 1/2 Q/2 क्या हो जाएगा, Q/2 सिंपल Q का स्क्वायर भी हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और 4 क्या आ जाएगा नीचे, और साथ में क्या होगा, कैपेसिटेंस। तो उसी तरह आप इस पर लिख सकते हो कि एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू 1/4, अलग कर देना, 1/2 Q डिवाइडेड बाई C, 1/2 Q डिवाइडेड बाई C, Q स्क्वायर और C, ये किसके इक्वल है, एनर्जी के इक्वल है, यानी 1/2 QC स्क्वायर, तो इसकी जगह U लिख देना, और एनर्जी कितनी टाइम डिक्रीज हो रही है, आपको नजर भी आ रहा है, 1/4, तो इस फार्मूले से भी आप कर सकते हो। अगर आप सिंपल कि एनर्जी इज इक्वल टू QV, तो अगर वहां पर आपने चार्ज को हाफ कर दिया तो पोटेंशियल को भी हाफ क्या करना होगा, फुट करना होगा, तो इसलिए चार्ज और पोटेंशियल के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, चार्ज का पोटेंशियल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपको समझ, उम्मीद है कि आपको ये MCQ समझ आ गया, तो आपने किस तरह इसके साथ डील करना है, सही, आपको समझ आ गया। द एनर्जी स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पर एनर्जी कितनी स्टोर होगी, U/4, एनर्जी कितनी स्टोर होगी, U/4, ये भी फास्ट पेपर का MCQ है। द कैपेसिटर इज 4 फैरेड, आपके साथ जो कैपेसिटेंस इज 4 फैरेड, कैपेसिटेंस आपके साथ 4 फैरेड है। अक्रॉस द अप्लाइड पोटेंशियल, अक्रॉस द अप्लाइड वोल्टेज इज 20 वोल्ट, वोल्टेज क्या है, 20 वोल्ट। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, आपने सिंपल क्या फाइंड करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या करना है, फाइंड करना है। उसी तरह फिर से एनर्जी स्टोर का क्या गया, MCQ आ गया। एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी को हम U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, W से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 1 डिवाइडेड बाई 2 QV, सही है, ये फार्मूला है जो सबसे प्राइमरी फार्मूला है एनर्जी का। आपने डेटा को देखना है, क्या आपके साथ कैपेसिटेंस गिवन है और क्या गिवन है, वोल्टेज गिवन है, कैपेसिटेंस और वोल्टेज। यहाँ पर तो QV, कैपेसिटेंस आपके साथ इस फार्मूले में नहीं आ रहा है, तो सिंपल एनर्जी इज इक्वल टू, सही है, यहाँ पर आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, 1/2 CV स्क्वायर,
यहाँ पर कैपेसिटेंस भी गिवन है, वोल्टेज भी आपके साथ प्रेजेंट है, और आप एनर्जी खुद ब खुद क्या करोगे, फाइंड करोगे। तो ये फार्मूला आपने क्या करोगे, यूज कर सकते हो। तो एनर्जी के तमाम रिलेशन आपको याद होने चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर एनर्जी क्या करूंगा, फाइंड करूंगा। 1 और 2 को आपने उसी तरह लिखना है, मल्टीप्लाई बाई कैपेसिटेंस आपके साथ कितना है 4, मल्टीप्लाई बाई एनर्जी वोल्टेज आपके साथ कितना है 20, तो 20 का आपने क्या लेना है, स्क्वायर। सही है। तो एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4, स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 दफा आपको इसको लिख देना। सही है, 20 मल्टीप्लाई बाई 20। सही है। तो 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 40 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 40 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया सर, 800 जॉल। एनर्जी आपके साथ क्या आ गई है, 800 जॉल। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। सही है, इसको आप नोट करो। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 36, अ कैपेसिटर और कैपेसिटेंस सी, एक कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस सी है। सही है। एज अ चार्ज क्यू, उस पर चार्ज क्यू है, एंड स्टोर्ड एनर्जी यू, उस पर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो यू है। सही है। इफ द चार्ज स्टोर इज इंक्रीज, अगर हम क्या करें, चार्ज स्टोर को इंक्रीज करें टू 2Q, द एनर्जी विल बी, ये भी फास्ट पेपर का एमसीक्यूज है, ये भी फास्ट पेपर का एमसीक्यूज था, ये भी फास्ट पेपर का एमसीक्यूज का, दोनों यूएचएस के फास्ट पेपर के एमसीक्यूज है। अब आप सिंपल वही एनर्जी का रिलेशन यूज हो रहा है, आपसे बोल रहे हैं पहले कैपेसिटर था उसका कैपेसिटेंस सी, उस पर एनर्जी यू था और उस पर चार्ज क्यू था। अगर हम क्या करें, चार्ज को क्या करें, क्यू से 2Q, मतलब चार्ज को डबल कर दें, उस पर एनर्जी क्या होगी। अब आपको यहाँ पर रिलेशन फिर कि एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 QV, इस फार्मूले के तहत एनर्जी और चार्ज में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपको नजर ये आ रहा होगा कि अगर हम चार्ज को क्या कर दे, डबल कर दे, तो एनर्जी भी क्या होगी, डबल। फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि एनर्जी का चार्ज के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। एनर्जी का पोटेंशियल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मगर अगर मैंने आपको ये भी बताया कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, अगर चार्ज डबल हो गया तो पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा। तो सिंपल, अगर चार्ज डबल हो गया तो पोटेंशियल भी डबल हो गया। इस फार्मूले से अगर आपने क्या करना है, इस एमसीक्यूज को सोल्व करना है, तो एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, अगर आप चार्ज को क्या करोगे, डबल कर दोगे 2Q, मतलब चार्ज क्या हो गया, डबल हो गया 2Q। तो अगर आप चार्ज को डबल कर दोगे तो पोटेंशियल खुद ब खुद क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 2V। सही है। एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, इसी तरह ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4QV। सही है। तो एनर्जी प्राइम आपके साथ क्या आएगा कि 4, आपके साथ क्या आएगा 4, और ब्रैकेट में क्या आएगा 1/2 QV। तो 1/2 QV किसके इक्वल है, एनर्जी के इक्वल है। तो क्या हो गया, एनर्जी आपके साथ क्या आ गया, एनर्जी प्राइम, ये क्या है U, एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू 4। तो एनर्जी कितनी गुना बढ़ गई, 4 टाइम बढ़ गई। सी ये U है, सी U, ये क्या है 4, एनर्जी कितनी टाइम बढ़ गई, 4 टाइम क्या हो गई, बढ़ गई। अब आपने इस फार्मूले से हल कर दिया। अगर मैं क्या करूं, इसी फार्मूले से आपने इसको आप भी नोट कर लो। अगर मैं क्या करूं, इस फार्मूले से नहीं, जो एनर्जी का चार्ज के स्क्वायर के, एनर्जी का चार्ज के मतलब वो वाला फार्मूला जो एनर्जी का वहां पर चार्ज के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मैं उसी फार्मूले के जरिए भी आपको रिजल्ट बताऊंगा। आप इसको नोट कर ले, वो वाला फार्मूला। तो इस फार्मूले से हमारे साथ एनर्जी 4 गुना बढ़ रही थी, और ये करेक्ट ऑप्शन भी है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अब मैं सिंपल आपको आपकी बताने के लिए बता रहा हूँ कि एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 Q² और C, Q² और C। इस फार्मूले के तहत याद रखना, एनर्जी का चार्ज के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर आपने चार्ज को डबल कर दिया तो एनर्जी कितनी गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना। तो सिंपल आप यहाँ पर पुट करने के 1/2 मल्टीप्लाई बाई चार्ज आपने कितना कर दिया, डबल कर दिया, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। तो क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4Q² डिवाइडेड बाई C। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू 4 बाहर आ जाएगा, उसी तरह 1/2 मल्टीप्लाई बाई Q² डिवाइडेड बाई C। तो एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी प्राइम इज इक्वल टू 4 टाइम E। तो एनर्जी क्या होगी, 4 गुना बढ़ गई, 4 गुना एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। तो इस फार्मूले से अगर आप सोल्व करोगे तो 4 गुना बढ़ेगा। अगर आप ये वाला फार्मूला आपने यूज करना है कि एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 QV, ये फार्मूला अगर आपने हल करना है, अगर उसने बताया कि हमने चार्ज को डबल कर दिया, तो आपने पोटेंशियल को भी डबल करना है खुद से। क्यों, क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी, एनर्जी क्या होगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। ये भी फास्ट पेपर का एमसीक्यूज है यूएचएस का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम और एमसीक्यूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।